जो आज गोल्ड करीबन $3,500 पर आउंस है ग्लोबल मार्केट्स में, वो $25,000 तक जा सकता है। तो आपको लगता है ये 8 टाइम्स जाने की इसमें क्षमता है? मैंने 3.5 लाख रुपए किलो मैंने खरीदा बेचा मैंने, और आज वही सोना करीबन 1 लाख में है। तो ये कितना दिन में होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, बट ये तो गोल्ड चेन के बाइंग के टाइम क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और कहाँ जो है ज्वेलर हमारे साथ धोखा कर सकता है? हर ज्वेलर्स आपको 2 तरह से लूट सकता है, एक और एक उनकी। तो एक आम कंज्यूमर HUID पढ़ सके और उसको समझ आ जाए ये फेक नहीं है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? ये एक शॉकिंग फैक्ट है कि आज के दिन में इंडिया में जो ज्वेलरी बिक रहा है उसमें से 30% अराउंडिंग फेक HUID ज्वेलरी बिक रहा है। बट आप इसको बहुत इजी कुछ स्टेप में आप पकड़ सकते हैं। आपको पहला तो देखना है कि जब भी आप ज्वेलरी खरीदिए, ऑनलाइन से खरीदिए, ऑफलाइन में खरीदिए, एक चीज का आप ध्यान रखिए, डायमंड ज्वेलरी आप खरीदने से थोड़ा सा परहेज करिए। क्यों? क्योंकि तो 15 से 25 हजार में आज भी कौन सी ज्वेलरी मिल रही है? मैं देख रहा हूँ कि 14 कैरेट का ज्वेलरी का ट्रेंड थोड़ा आ रहा है जेनजी लोगों के लिए। जेनजी लोग अभी सिल्वर के ऊपर भी थोड़ा रुझान है। अब सर, अगर किसी व्यक्ति के पास स्पेयर गोल्ड पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 100 ग्राम पड़ा हुआ है, तो क्या कोई तरीका है वो उससे कुछ पैसा कमा सके? तो गोल्ड में 2 तरीके से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। एक, आपका जो दाम बढ़ता है तो उसका एक प्रॉफिट आपको मिलेगा, बट दूसरा जो तरीका है ना। अब सर, इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो आपने जैसे बहुत अच्छे से बताया बुलियन है, ये आपने पीछे सुना भी होगा, बैंगलोर में एक शॉप के बाहर सारे लोग खड़े हो गए थे लाइन लगा के, शॉप ओवरनाइट बंद हो गई थी। चिट फंड कह लो या जो भी इसको कहना चाहते हो कह लो, क्या ये लीगल तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का? इसमें गाइस, आज मेरे जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर SS आलम। मिस्टर SS आलम है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑरम जूल्स के, और इंडिया के टॉप 5 गोल्ड चेन मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं। उन्होंने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की थी करीबन 35 साल पहले, तब गोल्ड का रेट होता था 3,500 रुपीज पर 10 ग्राम्स, और आज वो रेट है 1 लाख रुपीज पर 10 ग्राम्स, यानी करीबन 30 टाइम्स का इंक्रीज। इस पूरी जर्नी में उन्होंने बहुत सारी चीजें होते हुए देखी। गोल्ड का रेट बढ़ते हुए देखा है, गिरते हुए देखा है, बहुत सारे जूलर्स को आते हुए देखा है, जाते हुए देखा है, इंडस्ट्री को 90% चीटिंग से आज 20-30% चीटिंग तक आते हुए देखा है, फॉर्मलाइज होते हुए देखा है, बड़े बड़े ब्रांड्स को एंटर करते हुए देखा है। और उस पूरी नॉलेज को आज उन्होंने इस पूरे एपिसोड में आपके फायदे के लिए बताया है। मैंने इनके साथ बहुत जबरदस्त चर्चा की है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो बुलियन लेते हुए आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे रिटेल जूलर्स आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, और कैसे आप बहुत छोटी सी चीजें जान जान के अपने आप को उस फ्रॉड से बचा सकते हैं। अगर आप NRI हैं तो आपके साथ किस तरीके का फ्रॉड होता है और उस फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में भी हमने डिटेल्ड स्टेप्स बताए हैं। अगर आपके पास गोल्ड रखा हुआ है तो आप उसको एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं या उसके ऊपर लोन कैसे ले सकते हैं, और उस चीज के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, उन पे भी चर्चा की हुई है। मार्केट में गोल्ड को लेके क्या क्या स्कैम्स हुए हैं और उन स्कैम से आप कैसे बचेंगे, उसके बारे में हमने डिटेल स्टेप्स दिए हैं। और हां, जाते जाते आलम सर ने एक बहुत जबरदस्त चीज बताई है कि अगर आपके पास गोल्ड रखा हुआ है तो आप उस पर एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकते हैं, पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में बात करी है। तो आज का एपिसोड एकदम एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको मिलने वाला है गोल्ड के अराउंड, ज्वेलरी के अराउंड, इन्वेस्टमेंट के अराउंड कंप्लीट मिथ बस्टिंग। इतनी सारी चीजें हमें पता चली जो मुझे भी नहीं पता थी, और एपिसोड के दौरान मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली जो जान के मुझे खुद को बहुत बड़ी हैरानी हुई है। आप भी देखना चाहते हैं? एपिसोड को पूरा देखिए, पेपर पेन लेके बैठिए, ताकि आप भी अपनी गोल्ड की नॉलेज को गोल्ड स्टैंडर्ड तक ले जा सकें। आलम सर, थैंक यू सो मच, आप संजय कथुरिया पॉडकास्ट पे आए। आपके साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता नाता है, और सर आप जानते हैं मेरी जो ऑडियंस है वो सारी इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत उत्सुक रहती है, अवेयर रहती है। एक जो चीज़ इन्वेस्टमेंट्स में आजकल सब लोग अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं वो है गोल्ड, और आप तो गोल्ड के बेताज बादशाह हैं। तो सर, गोल्ड भागते 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 1 लाख रुपए पहुंच गया 10 ग्राम्स। तो आपको क्या लगता है, यहाँ से गोल्ड ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या इसी के आसपास रहेगा? नमस्कार संजय जी, आपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया, इसके लिए धन्यवाद। आपके सारे दर्शक को मेरी तरफ से धन्यवाद कि आपको इतना अच्छे से फॉलो कर रहे और आपका टिप्स को लोग मान रहे, और आज आपने जो कॉन्सेप्ट चूज़ किया है गोल्ड, ये इंडिया का एक इमोशन है, खाली इन्वेस्टमेंट नहीं है, हर गृहिणी का एक इमोशन है। तो ज्वेलरी में अगर जाऊं इन्वेस्टमेंट एंगल से, तो मैं पहले बोलूँगा कि
हमारे परंपरा रहा है कि हम थोड़ा कंजर्वेटिव रहते हैं, और हमारे यहाँ पे जो स्त्री धन होता है वो अपने घर के लिए कुछ ना कुछ पैसा बचा के हमेशा गोल्ड खरीदते हैं। और अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूं, गोल्ड आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। गोल्ड हमेशा रिटर्न दिया है, और मुझे ये उम्मीद है कि आने वाला समय में भी गोल्ड किसी को धोखा नहीं देगा। गोल्ड लॉन्ग टर्म में रेट बढ़ेगा, बट कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड थोड़ा एक जगह में चलता रहता है या थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता रहता है। अगर मैं लास्ट 100 साल की देखूं तो यहाँ पे हर 10 से 12 साल में गोल्ड ने हमेशा डबल रेट हुआ है। मैं 2019 में कुछ लोगों को बोला था कि गोल्ड 50,000 से 60,000 हो जाएगा, तो लोगों ने मुझे विश्वास नहीं किया था, बट आज देखिए लाख रुपए तक हो गया है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गोल्ड में, बेफिक्र करिए, आने वाला समय में गोल्ड कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। गोल्ड लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देगा। लोग ये समझते हैं कि गोल्ड का जो रेट है वो ज्वेलरी के साथ संबंध है, बट ये बहुत बड़ा मिथ है। इसको सबको जानना जरूरी है, आपके सारे दर्शक को, कि ये बड़ा मिथ घटना है। टोटल जो वर्ल्ड में जो गोल्ड का बाइंग एंड सेलिंग होता है उसमें लगभग 15 से 20% ही गोल्ड जो है ज्वेलरी फॉर्मेट में बिकता है। बाकी जो 80% जो फॉर्मेट है वो है इन्वेस्टमेंट एंगल में बिकता है। और उसको खरीदने वाला कौन होता है? पूरी दुनिया की जो डेवलप कंट्री हो, अनडेवलपमेंट कंट्री हो, वो कंट्री गोल्ड को खरीदते हैं। बड़े बड़े हेज एंड फंडिंग हाउस खरीदते हैं, नेशनलाइज बैंक खरीदते हैं। तो वो लोग कभी नहीं चाहेगा कि सोना नीचे आए या सोने का दाम कम हो। और एक चीज़ है, अगर आप देखेंगे दुनिया में एक यूनिफॉर्म करेंसी, आज के दिन में दुनिया में कोई यूनिफॉर्म करेंसी नहीं है। दुनिया में सारे जो करेंसी है वो पेपर करेंसी है, उसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है कि कौन का सा करेंसी कब कम होगा, कब उसका दाम बढ़ेगा। गोल्ड एक दुनिया का एक लौता करेंसी है। अगर हम हमारे पूर्वज राजा महाराजा से लेके उससे पहले आप 200-500 साल पुराने में जाइए, उस टाइम भी गोल्ड एक यूनिफॉर्म करेंसी था, पूरा दुनिया का एकमात्र करेंसी था। आज भी ये दुनिया का एकमात्र करेंसी है, और आने वाले समय में भी ये दुनिया का एकमात्र करेंसी रहेगा, और गोल्ड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो सर, रॉबर्ट कियोसाकी जो हमेशा गोल्ड को बहुत पॉजिटिवली देखते हैं, वो कह रहे हैं कि जो आज गोल्ड करीबन $3,500 पर आउंस है ग्लोबल मार्केट्स में, वो $25,000 तक जा सकता है, यानी कि आज से ऑलमोस्ट 8 टाइम्स जा सकता है। तो आपको लगता है ये 8 टाइम्स जाने की इसमें क्षमता है? देखिए, मेरा जो तजुर्बा है, मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में जब से हूँ, मैंने 3.5 लाख रुपए किलो मैंने खुद देखा है, खरीदा बेचा मैंने 3.5 लाख रुपए पर किलो, विच इज 3,500 पर 10 ग्राम्स। पर 10 ग्राम्स। और आज वही सोना करीबन 1 लाख में है। तो ये कितना दिन में होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, बट ये होगा जरूर। वाह! तो मतलब आज भी अगर किसी को डर लग रहा है कि भाई 1 लाख हो गया, तो वो कॉन्फिडेंटली खरीद सकता है कि लॉन्ग टर्म में एक गोल्ड जो है हमारे को एक ठीक ठाक रिटर्न्स दे देगा, या एटलीस्ट सेफ्टी रखेगा। देखिए, अगर मैं इस टाइम की बात करूं, इस टाइम में जो सोना है ये ऑलमोस्ट पीक में है। तो इस टाइम में अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं बोलूँगा आप सोना खरीदिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका बहुत ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा वेट करिए। मेरे को लगता है यहाँ से एक 10% 15% नीचे आने का चांसेस है। और उसके बाद सोना जो है 75,000 से 85,000 के बीच में एक 2-3 साल रहना चाहिए, अगर दुनिया में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हुआ और कोई वॉर नहीं हुआ तो 2-3 साल सोना 75,000 से 85,000
मैक्सिमम 90,000 के बीच में चलना चाहिए। उस रेट में अगर आपको सोना खरीदना, आप खरीद सकते हैं। थोड़ा नीचे आ गया, आप घबराइए मत, सोना हर भाव में खरीदना चाहिए, बट इस भाव में अगर रिक्वायरमेंट है तो खरीदिए। ग्रेट सर। तो ये आपने बता दिया कि सोना खरीदना चाहिए। अब सोना खरीदना कहाँ से चाहिए? क्या हमें बैंक से सोना खरीदना चाहिए या लोकल ज्वेलर से खरीदना चाहिए, और कौन से फॉर्म में खरीदना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करते हैं आप किस पर्पस में ज्वेलरी या सोना खरीदना चाहते हैं। पर्पस क्या है आपकी? पर्पस अगर है आपका इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में के लिए मैं आपको बोलूँगा 2 चीज़ आप कर सकते हैं। एक, आप प्योर गोल्ड खरीदिए, बुलियन। आज के दिन में आप ऑनलाइन में चेक करिए, आपके लोकल सिटी में कोई ना कोई बुलियन आपको मिल ही जाएगा। ऑनलाइन में बुलियन खरीदिए, वहाँ पे बहुत मिनिमम प्रीमियम दे के आप खरीद सकते हैं। अगर आपको ज्वेलरी फॉर्मेट में खरीदना है बट इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मतलब डुअल यूज़ हो गया, तो वहाँ पे आप क्या करिए, जो लो मेकिंग वेस्टेज वाला, चार्ज वाला जो ज्वेलरी होता है, जैसे कि बैंगल्स हो गया, चेन हो गया, ब्रेसलेट हो गया, इस टाइप की जो ज्वेलरी बहुत लो मेकिंग चार्ज में बनता भी है और बिकता भी है, इस टाइप की ज्वेलरी आपको खरीदना चाहिए। बट अगर आपको शादी ब्याह के लिए ज्वेलरी खरीदना है तो उसका आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको खरीदना चाहिए। अगर आपको गिफ्ट के लिए खरीदना है तो उसके हिसाब से आपको खरीदना चाहिए। अगर आजकल जेनजी लोग होते हैं, जेनजी लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते नहीं है कि मेकिंग चार्ज क्या है क्या नहीं है, उनको बस फैशन के लिए खरीदना है, तो उनका बजट भी बहुत कम होता है। तो वो अगर थोड़ा सा 2-4 जगह में अगर इंक्वायरी करके खरीदेंगे तो मैं बोलूँगा वो बेटर रहेगा। तो सर, बुलियन से स्टार्ट करते हैं। बुलियन मतलब हो गया जैसे 1 ग्राम का सिक्का, 5 ग्राम का सिक्का। अब 1 ग्राम का सिक्का मिनिमम 10,000 के आसपास रहेगा ही रहेगा। अब बुलियन भी आप बैंक से भी खरीद सकते हैं और लोकल ज्वेलर से भी खरीद सकते हैं। लोग कहते हैं बैंक से खरीदिए, बैंक का जो होता है वो परफेक्ट होता है, ज्वेलर आपको कुछ गलत कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है आपके साथ। तो हम एज अ कंज्यूमर कैसे चेक करें कि ज्वेलर हमारे साथ फ्रॉड ना करे, और क्या बैंक से खरीदना चाहिए? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि बैंक का थोड़ा महंगा होता है। देखिए, इंडिया में जितने भी बैंक है वो प्रीमियम चार्ज करते हैं बुलियन के ऊपर या गोल्ड कॉइन के ऊपर। और वो प्रीमियम कितना होता है सर? डिपेंड करते हैं, 2% से लेके 10% तक का होता है, बाप रे। प्रीमियम चार्ज करते हैं। और लोकल जो ज्वेलर्स है वो भी प्रीमियम चार्ज करते हैं। थोड़ा आपको डीप जाना पड़ेगा। अगर आपका बाइंग कैपेसिटी क्वांटिटी है, हाई क्वांटिटी है, मिनिमम क्वांटिटी है, तो आप ज्वेलर से या बैंक से खरीद लीजिए। ओके, व्हेन यू से मिनिमम, तो कौन से नंबर तक, जैसे 10 ग्राम, 5 ग्राम? देखिए, अगर बिलो 10 ग्राम है ओके, तो आप बैंक से या ज्वेलर से खरीद लीजिए। ठीक है। अबाउट 10 ग्राम है तो आप अपने लोकल बुलियन वाले से खरीदिए, तो आपका बहुत सस्ता मिलेगा, वहाँ पे प्रीमियम चार्ज लगभग लगेगा ही नहीं। ओके, अब ये बुलियन वाला ढूंढते कैसे हैं सर? मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? जैसे मैं दिल्ली रहता हूं तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं वहाँ पे? आप दिल्ली में अगर आप गूगल में मारिए कि मेरे को बुलियन खरीदना है, लोकल बुलियन, वहाँ पे बहुत सारे ऐप्स मिल जाएगा, आपको अवेलेबल है। वो लोग 10 ग्राम से लेके आप 10 किलो तक आप गोल्ड उससे खरीद सकते डायरेक्ट, और बेयर मिनिमम उनको कोई प्रीमियम चार्ज नहीं होता है, वो बहुत बेयर मिनिमम प्रीमियम चार्ज में आपको दे देते हैं। बट सर, फिर डर लगता है ना कि मैं इन बुलियन वालों को जानता नहीं, मैं बैंक को जानता हूँ, बैंक का नाम है, ब्रांड है, तो अब मैं बुलियन के पास, अब मैं पहुंच गया बुलियन वाले के पास, मुझे लेट्स से 50 ग्राम्स खरीदना है, मेरा परचेज बड़ा है, तो 50 ग्राम्स खरीदते हुए मुझे अब बुलियन वाले के साथ ये 22 कैरेट, 24 कैरेट, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जो है, मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो और मैं सही चीज खरीद के आ जाऊं? देखिए, बुलियन में जो गोल्ड होता है ना, वो 22 कैरेट, 18 कैरेट नहीं होता है, वो 24 कैरेट ही होता है खाली। तो बुलियन इज ऑलवेज 24 कैरेट? 24 कैरेट, उसमें खाली होता है 99.50 ओके, और 99.90। 99.50, 99.90, 90, ये 2 ही बुलियन होता है। ओके। आपको देखना है कि आपका जो बुलियन वाला है उनके पास कौन सा सोना अवेलेबल है। अगर आप उससे सोना लेते हो और आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत ट्रस्ट नहीं हो रहा है उसके ऊपर, तो आप क्या करो, वहीं पे बैठ के गूगल में सर्च करो नियरेस्ट BIS रिकॉग्नाइज्ड एचिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर।
अच्छा, नियरेस्ट BIS रिकॉग्नाइज्ड, एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर, ओके, जो BIS के अंडर में आता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर। आप वहां पे जाके एक बार रीचेक करा लो कि ये गोल्ड प्योरिटी में सही है कि नहीं है। ओके ओके। सो ये अब आते हैं सर 99.5 क्या होता है और 99.9 क्या होता है? देखिए 99.90 का मतलब है उसमें खाली 0.01% आके उसमें मिक्स है, Impurity। इम्प्योरिटी है। और 99.50 का मतलब है उसमें 0.5% आके आपका इम्प्योरिटी है। तो इन दोनों में प्राइस डिफरेंस कितना होगा? प्राइस डिफरेंस मतलब आप आधा % का डिफरेंस होगा, ओके, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होगा। बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो एज अ बायर मुझे फिर 99.9 पे ही फोकस करना चाहिए। बट बहुत सारे बुलियन वाले के पास होता नहीं है 99.90 का, इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो नियरेस्ट बुलियन वाला है उनके पास कौन सा बुलियन ऑप्शन है, मिल रहा है, अवेलेबल है। तो अगर मैं इसको स्टेप्स में देखूं तो पहले मेरे को अगर छोटी बाइंग करनी है तो बैंक्स के पास चला जाऊं, और अगर बड़ी बाइंग करनी है तो गूगल पे सर्च कर लूं बुलियन जो भी है नियर मी, जाऊं चेक करूं 99.5 99.9, और अगर वॉल्यूम बड़ा है 10 ग्राम से बड़ा है तो वो देखूं, और उसको प्योरिटी चेक करने के लिए BIS सेंटर चला जाऊं ताकि मेरे को उसकी प्योरिटी पता चल जाए। यस, और इसमें ये भी आप कर सकते हैं, जो बुलियन वाला है उनसे आप 2 चीज लेना मत भूलिएगा, एक बिल लीजिएगा, ओके, और दूसरा उनसे सर्टिफिकेशन ले लीजिए कि प्योरिटी सर्टिफिकेशन। प्योरिटी सर्टिफिकेशन किसी फॉर्मेट में होता है, उसका कोई लोगो होता है कोई? नहीं, देखिए अगर वो इंपोर्टेड LBMA गोल्ड है तो वो इंपोर्टेड गोल्ड का LBMA का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। ओके, LBMA जो लंदन बुलियन एक्सचेंज का उनका इसको उसको बोलते हैं LBMA सर्टिफिकेट, LBMA होगा। और इंडिया का है तो इंडिया का BIS का सर्टिफिकेशन होगा उनके पास। गॉट इट। तो LBMA या BIS का सर्टिफिकेशन होगा। अब सर जनरली लोग कहते हैं कि जब आप बुलियन खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो उस पर 3% की GST भी पे करनी पड़ती है। इज दैट राइट? यस, इंडिया में इस समय इंटरनेशनल जो रेट है उसमें 6% एक्साइज ड्यूटी है, ओके, और 3% GST है। तो मतलब अगर आप कोई गोल्ड इंटरनेशनल रेट के साथ अगर इंडिया के रेट को कंपेयर करेंगे तो ये 9% का डिफरेंस है। ओके, तो ग्लोबल रेट के साथ 9% का डिफरेंस है। यस, अब सर मैं बुलियन वाले के पास गया और मैंने चेक कर लिया, मेरे को गोल्ड पसंद भी आ गया। अब मैं ये कैसे चेक करूं कि इसने मेरे को प्राइस ठीक लगाया कि नहीं लगाया? यस, प्राइस चेक करने के लिए आपको ज़्यादा बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या देखना है कि उसी टाइम आपका इंटरनेशनल कॉमेक्स में क्या रेट चल रहा है गोल्ड पर आउंस। 30 ग्राम का 1 आउंस होता है, पर 1 आउंस का क्या रेट चल रहा है डॉलर में, उस दिन का उसी टाइम का डॉलर का करेंसी क्या रेट चल रहा है, और साथ में ड्यूटी एंड एक्साइज, ये तीनों का आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको निकल के आ जाएगा कि उस टाइम की गोल्ड की कीमत क्या है। सर जैसे इंडिया में MCX एक्सचेंज है, तो क्या वहां पे एग्जैक्ट गोल्ड का रेट चल रहा होता है या ये मेहनत पूरी हमें करनी पड़ेगी? नहीं, MCX जो है ये उनका जो रेट चलता है वो एक मेटल स्टॉक एक्सचेंज है, वो अपने हिसाब से रेट को ऊपर नीचे करते हैं एट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। MCX का रेट को आप कभी भी नहीं सोच सकते कि ये एग्जैक्ट मार्केट रेट है। आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इंटरनेशनल रेट, आपको डॉलर का रेट, आपको एक्साइज ड्यूटी, आपको GST, ये 4 ऐड कर लीजिए, करके आपको कैलकुलेशन आ जाएगा। या तो आप बुलियन वालों को बोलिए कि अभी का क्या रेट चल रहा है, और हर बुलियन वाले का खुद का ऐप होता है, उनका एक रेट हर सेकंड में चलता रहता है। अगर आप कोई बुलियन डीलर से ले रहे हैं ना, उनका हर बुलियन मैक्सिमम जितने भी बुलियन उनका रेट चलता है, ये पब्लिक को मालूम नहीं है, लेकिन ये हर बुलियन वाले का अपना ऐप होता है, वहाँ पे वो रेट चलता है। और गोल्ड का जो रेट है ना हर सेकंड में ऊपर नीचे होता है, हर सेकंड में 24 आवर्स ये कमोडिटी ट्रेड हो रही होती है। यस, ग्रेट सर, तो थैंक यू। ये तो मेरे को लगता है पूरी एक बाइंग गाइड हो चुकी है कि अगर मेरे को या किसी को भी हमारे व्यूअर को जाके गोल्ड का बुलियन खरीदना है तो आई थिंक उसको बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी कि उसको करना क्या चाहिए। अब सर आगे चलते हैं। अब आपने बता दिया कि बुलियन में 24 कैरेट ही होता है। अब ज्वेलरी पे चलते हैं। तो अब ज्वेलरी जब खरीदने जाते हैं लोग तो उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और एक व्यक्ति जब खासकर लेडीज जो हैं, क्योंकि 80% गोल्ड का बाइंग डिसीजन फीमेल्स का होता है, तो
जब वो किसी भी स्टोर में जाती हैं तो और उनको लेट्स से गोल्ड चेन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप तो चेन मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी तो पूरी पीएचडी है इसमें, तो गोल्ड चेन के बाइंग के टाइम क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और कहाँ जो है ज्वेलर एक जो है हमारे साथ धोखा कर सकता है? देखिए, हर ज्वेलर्स आपको दो तरह से लूट सकता है। ओके। एक प्योरिटी में और एक उनकी प्रॉफिट में। ओके। प्योरिटी में कैसे लूट सकता है कि उन्होंने उनका प्योरिटी वो आपको बता कुछ रहा है और दे कुछ रहा है आपको। तो इसके लिए अभी इंडिया गवर्नमेंट ने BIS हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दिया है, बट आज के दिन में हमारे पब्लिक को इसके बारे में अवेयरनेस की कमी है। तो आपको पहला ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप गोल्ड खरीद रहे, आप देखिए कि वो HOID हॉलमार्किंग है कि नहीं है। क्या होता है, ज्वेलर्स बोल देते हैं कि हॉलमार्किंग है। हॉलमार्किंग पहले चलता था अलग, अभी चलता है HOID हॉलमार्किंग। भाई HOID हॉलमार्किंग में आपको देखना है कि जो कैरेट का ज्वेलरी वो बोल रहे हैं वहां पे लिखा हुआ कि नहीं हुआ है कि 91622K। ओके। ऐसे 750 18K। ऐसे इंडिया में 4-5 तरीके के जो BIS ने अप्रूवल किया है, 5 तरीके के ज्वेलरी बेचने के लिए, हर सारे आपका हॉलमार्किंग है, बट सारे का कैरेट अलग अलग है। आपको देखना है कि कौन सा कैरेट का ज्वेलरी आपको दे रहा है। तो सर जैसे आपने बताया BIS 5 टाइप्स के हैं, तो वो पांचों क्या है और क्या उसके नंबर्स का मीनिंग क्या है हमारे लिए? देखिए, ज्वेलरी में टोटल 5 टाइप का ज्वेलरी को BIS ने अप्रूवल किया हुआ है, बट टोटल जो है BIS के गाइडलाइन के हिसाब से आज के दिन में 6 टाइप के गोल्ड या ज्वेलरी बेच सकते हैं इंडिया में। एक तो हो गया प्योर गोल्ड, जो कि 24 कैरेट हो गया, वो तो बुलियन हो गया। बुलियन हो गया। उसके बाद आपको 23 कैरेट गोल्ड, जो कि 958। उसके बाद है 20। ये 958 क्या हुआ? प्योरिटी? मतलब प्योरिटी उसमें 9.58% प्योरिटी है, बाकी का उसमें एलॉय या सिल्वर मिक्स है। अच्छा, तो हमारे पास जो ज्वेलरी होती है उसमें अलॉय सिल्वर मिक्स होता है? यस। ओके। ओके। उसके बाद है 22 कैरेट, 22 कैरेट। 22 कैरेट, उसका मतलब है 916। जब भी आप हॉलमार्किंग देखेंगे उसमें लिखा रहेगा 22K 916, मतलब वो 22 कैरेट का प्योरिटी, उसमें 916% गोल्ड है उसमें। उसके बाद है 20 कैरेट, उसका मतलब है 8.33% उसमें गोल्ड है। तो 1.67%, मतलब काफी बड़ा नंबर अब एलॉय और एलॉय है। उसके बाद है 18 कैरेट। 18 कैरेट का मतलब है 7.50, 75% उसमें गोल्ड है, 25% उसमें एलॉय या सिल्वर मिक्स है। और लास्ट में सबसे जो लोएस्ट कैरेट का गोल्ड इंडिया में अलाउ है BIS का स्टैंडर्ड में, वो है 14 के, मतलब 585। तो ये आपको देखना है कि ये उसके हॉलमार्किंग में लिखा हुआ कि नहीं हुआ। और लास्ट में एक 6 डिजिट का HOID रहता है, जैसे आपका हर गाड़ी का एक चेसिस नंबर होता है। आज के दिन में हर ज्वेलरी का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, जिसको हम HOID कहते हैं। तो ग्रेट सर, 6 डिजिट HOID और 6 टाइप्स के हमारे को हॉलमार्किंग ये मिल गए, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि फेक HOID ज्वेलर जो है वो यूज कर रहा हो और हमें पता ही ना चले। तो एक आम कंज्यूमर HOID पढ़ सके और उसको समझ आ जाए ये फेक नहीं है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक शॉकिंग फैक्ट है कि आज के दिन में इंडिया में जो ज्वेलरी बिक रहा है उसमें से 30% अराउंडिंग फेक HOID या नॉन HOID या नॉन प्योरिटी गोल्ड ज्वेलरी बिक रहा है इंडिया में। 30%। बट आप अगर बहुत स्मार्ट कंज्यूमर हैं, आप इसको बहुत इजी कुछ स्टेप में आप पकड़ सकते हैं। आपको पकड़ने का क्या जरूरत है कि आपको पहला तो देखना है कि आपका हॉलमार्किंग HOID हॉलमार्किंग है कि नहीं है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना है, आज के दिन में BIS का एक ऐप है कंज्यूमर केयर के लिए। आप वहाँ पे जाइए, अपना ज्वेलरी का जो HOID नंबर है वहाँ पे डालिए,
आपको क्या दिखेगा कि उस ज्वेलरी का सारे डिटेल आपके सामने आ जाएगा, तो आप रीचेक कर सकते हैं कि वो फेक वही ज्वेलरी है या नहीं है। तो आपको BIS का ऐप में जाके आपको चेक करना है। इसके बाद क्या करिए, अब ज्वेलर से ना आप एक बिल ले लीजिए जरूर, क्योंकि बाद में अगर आपने उसको पकड़ लिया तो वो मुकर ना जाए। आप बिल बिना, आजकल क्या होता है, कंज्यूमर बिल नहीं लेते हैं ज्वेलरी का, या कच्चे में खरीदते हो, सोचते हैं मैं क्यों बिल लूँ। मैं बोलता हूँ आप अपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट को आप कैसे आप दिखाएंगे वो अलग चीज़ है, बट आप बिल लीजिए। उसके बाद क्या करें, बिल ले लिया, थर्ड स्टेप में आपने बिल ले लिया। फोर्थ स्टेप में क्या करिए, आप वहीं पे बैठ के मारिए नियरेस्ट BIS एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर। नियरेस्ट एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर मारिए। मारने के बाद आपको लिस्ट दिख जाएगा कि BIS का कितना आसपास एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर है। आप नियरेस्ट एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर जाके बोलिए कि मेरे को ये ज्वेलरी को रीचेक करना है, इसकी प्योरिटी सही है कि नहीं है। और ये बाध्यता है उस एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर को आपको चेक करके देना ही पड़ेगा। उसके लिए वो एक मिनिमम चार्ज लेगा, बहुत मिनिमम चार्ज है, बट वो चेक करके देगा। अगर वो नहीं देता है तो आप BIS को कंप्लेन कर सकते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को, BIS को कंप्लेन कर सकते हैं। और चेक करने के बाद अगर वो ज्वेलरी फ्रॉड निकला तो भी आप BIS को कंप्लेन कर सकते हैं। और आपसे जो भी उसने मजूरी वसूला उस ज्वेलर ने, आपको उसका मल्टीप्लिकेशन उसको आपको हर्जाना भरना पड़ेगा उस ज्वेलर को। ये BIS का रूल्स है। और उसकी कंपाउंडिंग होगी, मतलब दुकान बंद करेंगे या दुकान चलने देंगे? नहीं, दुकान बंद नहीं होगी, बट अगर वो रिटेलर ने कोई फ्रॉड किया तो उसके ऊपर BIS एक्शन लेगा। अगर नॉन प्योरिटी ज्वेलरी को अगर हॉलमार्किंग सेंटर ने अपग्रेड करके उसको किया तो उस हॉलमार्किंग सेंटर के ऊपर एक्शन लेगा BIS। वाओ, तो मतलब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफी अच्छे से जो है रूल्स रेगुलेशंस और एनेबलमेंट की हुई है। शायद एजुकेशन की कमी है। सर एक लाइव एग्जांपल लेके देखें इस चीज का। तो गाइज मैं एक लाइव एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे सबके सामने। मैं अपनी गोल्ड चेन है मेरे पास एक, तो मैं ये गोल्ड चेन उतारता हूँ। मेरे को पता ही नहीं है, आज तक मैंने अपना खुद का जो है BIS नहीं देखा है। तो मैं ये गोल्ड चेन जो है वो एक बार के लिए रिमूव करता हूँ और सर ये आपको देता हूँ। तो आलम सर, अब आपके हाथ में मेरी चेन है, बड़ी महंगी है सर आप ही की बनाई हुई है। तो इसमें बताइए सर, स्टेप्स के साथ जो आपने बताया वो अब हम कोशिश करते हैं लाइव लेने की। मैं अपने फोन पे चेक करूंगा जैसे सर बताएंगे। तो सर BIS इसमें ढूंढे कहाँ, वो जो HOID कहाँ ढूंढूं? देखिए, पहले तो मैं संजय सर आपको बता दूं कि ये जो चेन आपने जहां से भी खरीदा है, इसमें हॉलमार्किंग नहीं है। इसमें हॉलमार्किंग नहीं है, खाली लिखा हुआ है 916। तो 916 का मतलब हो गया ये 22 कैरेट है। 22 कैरेट, बट ठीक है, इसको आप बिलीव नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर क्योंकि सकते। इसका हॉलमार्किंग नहीं है। इसमें हॉलमार्किंग नहीं है। Oh God. अगर ये हॉलमार्किंग होता भी तो भी इसको हॉलमार्किंग जो है ना, बहुत लेजर से मार्किंग किया होता है। मैं ऐसे आंखों से मैं बहुत कोशिश करके देखा, तभी मेरे को दिखा कि इसमें हॉलमार्किंग नहीं है। बट अगर मैं उसको सही ढंग से देखना चाहूँ तो मेरे को माइक्रो ग्लास लेना पड़ेगा। तो सर मेरी चेन में तो हॉलमार्किंग नहीं है, तो सर कल करा दीजिएगा चेक करा के मेरे को, है ना? मैं जरूर आपको करा दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी ने ठगा नहीं होगा देखिए, अगर मैं ही ठगा गया हूं तो आई थिंक मैं बहुत अच्छा पॉडकास्ट ले रहा हूं। एटलीस्ट मेरे क्या कहते हैं, मेरी लर्निंग से आप लोग ठगे जाए। सर आपके पास कोई चीज है जो रिंग है जिसमें आपके पास? देखिए, जब आपके पास कुछ नहीं मिला तो मैं देख रहा था, मैंने ये व्हाइट गोल्ड पहना हुआ था। व्हाइट गोल्ड है ये, एक्चुअली गोल्ड है। गोल्ड में भी 3 तरह के गोल्ड होते हैं, एक येलो गोल्ड होते हैं, एक रोज गोल्ड होते हैं, एक व्हाइट गोल्ड होते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो ये व्हाइट गोल्ड है और यहाँ पे नीचे ये हॉलमार्किंग है। यहाँ पे नीचे ये 18 कैरेट का है और ये नीचे यहाँ पे हॉलमार्किंग है। ओके, 18 कैरेट का है। हाँ। अब सर ये हॉलमार्किंग चेक करनी हो तो? ये हॉलमार्किंग चेक करनी है तो आपको BIS केयर ऐप में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके इसका HOID आपको डालना पड़ेगा। तो गाइज मेरी तो चेन को नहीं है। अब आलम सर कल मेरे को चेक करके बताएंगे अपने BIS सेंटर से, उनके खुद के बहुत सारे BIS सेंटर्स हैं।
तो वो बताएंगे मेरे को कि भाई मेरी चेन सही है कि नहीं है। नहीं है तो जहाँ से खरीदी थी ज़रा उसकी सुताई करके आएंगे और आपको भी बताएंगे। तो जी सर, तो बेसिकली देखिए ये देखना ज़रूरी है। और HOID मिलेगा आपको। HOID को आप ग्लास से चेक करें और ऐप में जाके BIS केयर के ऐप में जाके आप उसको चेक करें, बिल ले, और लास्ट में जाके आप नियरेस्ट BIS रिकॉग्नाइज एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर में जाके रीचेक कर ले। पर इतनी मेहनत कोई करता नहीं है सर, मतलब जनरली देखो मैंने भी नहीं की वैसे तो। आज हम लोग 1,000 रुपये का सब्जी खरीदने जाते हैं, मेहनत करते हैं, आप लाखों का गोल्ड खरीद रहे हैं। आपको आपका ज्वेलर्स के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये सदियों से कहावत है सर कि सोनार अपना माँ को भी नहीं छोड़ता है। अच्छा। इसके पीछे एक स्टोरी है संजय सर, मैं वो जरूर आपके दर्शक को सुनाना चाहूँगा। देखिए, ये हॉलमार्किंग पहले नहीं था इंडिया में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने करीबन 90s के आसपास उन्होंने इंडिया से करीबन हजारों सैंपल कलेक्ट किए कि इंडिया में जो ज्वेलर्स सोना बेचते हैं और जो बोलते प्योरिटी में दे रहा हूँ, वो प्योरिटी कितना सही बोलते और कितना सही है। और आप ये सुन के आश्चर्य हो जाएंगे सर, उसमें से 90% सैंपल फेल था। जब 30% आज ही है तो 90% उस टाइम 90% फेल था। तभी BIS ने सोचा कि यार इंडिया के तो कंज्यूमर को ठगा जा रहा है। कंज्यूमर क्या सोचता है, ये मेरा दादी ने लिया था, मेरा नानी ने लिया था, फैमिली ट्रस्ट करके ले लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। बट उनका विश्वास को हमारे कुछ बिरादरी के कुछ लोग जो थोड़ा मुनाफा कमाने के लिए ज्वेलरी इंडस्ट्री को बदनाम किए हैं, और जो उन्होंने अपना पैर में खुद कुड़ाली मारा है। क्यों कुड़ाली मारा? क्योंकि उनको जब मालूम पड़ा तब उन लोगों ने फिर सोने के ऊपर जो लोगों का मोह था या विश्वास था, दोनों कहीं ना कहीं कम हुआ है। अगर आपने थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे ना, आज जो इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड है ना, यही दुखती रथ को उन्होंने पकड़ के उन्होंने अपने ब्रांड को स्टेब्लिश किया है। आप तनिष्क की बात कर रहे हैं? यस। जिन्होंने कैरेट मीटर कुछ लॉन्च किया। उन्होंने सिर्फ बोला था कि आप अपने जो ट्रस्ट ज्वेलर्स है, फैमिली ज्वेलर्स है, उससे जो भी सोना खरीद रहे हो, आप एक बार मेरे पास आके चेक करके देख लो वो आपको ठग रहा है कि नहीं ठग रहा है। मतलब बेसिकली ऑडिटर पुलिस वाला काम कर दिया उसने। यस। तो उनका ट्रस्ट बढ़ गया कि उन्होंने सही चीज बताई। और आज इसीलिए तो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। इसलिए वो प्रीमियम चार्ज। ग्रेट सर। तो आई थिंक इस सेक्शन में आपको समझ आ गया होगा कि आपको ज्वेलरी लेते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पर अभी भी सर बात पूरी नहीं हुई। अभी तक तो हमने बात करी है कि प्योरिटी क्या है और क्या वो हॉलमार्क है कि नहीं है। अब आते हैं सर वो छोटे छोटे नुआंसेस पे जहां पे कंज्यूमर को ठगा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग चार्जेस, वेस्टेजेस। तो सर अगर आप अलग अलग तरह की चीज़ें खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गोल्ड चेन खरीद रहे हैं, ब्रेसलेट खरीद रहे हैं, बैंगल्स खरीद रहे हैं, तो एक एक प्रोडक्ट पे चलते हैं कि एक एक प्रोडक्ट में हमारे को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। विल स्टार्ट विद योर फेवरेट गोल्ड चेन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, एक ज्वेलर्स 3 तरीके से प्रॉफिट बनाता है। पहला प्योरिटी में, अगर धोखाधड़ी की है तो उसमें प्रॉफिट बना सकते हो। बट आपने प्योरिटी में अंकुश लगा दिया, BIS, तो अभी उनके पास मौका क्या है? 2 तरीके से। एक, उनको वो रेट में आपसे लूट सकता है। गोल्ड का रेट कुछ चल रहा है और वो कुछ आपसे और रेट ले। ये देखा गया है कि भारत में आज के दिन में अगर जो रियल रेट होना चाहिए उसमें काफ़ी अंतर रखता है लोकल ज्वेलर्स। करीबन आप समझ सकते हैं 3 से लेकर 10% तक रेट में वो धोखाधड़ी करते हैं या कमाते हैं। और दुबई में भी लोग समझते दुबई में सोना सस्ता है, सोना सस्ता है। ये धोखाधड़ी इंडिया में नहीं है, खाली दुबई में भी है। दुबई में भी करीबन 3% से लेके 7% के बीच में वो लोग रेट के साथ धोखाधड़ी करते हैं या ज़्यादा लेते हैं। कभी आपको, अगर आपके जो भी दर्शक हैं, मैं उनको एक छोटा सा टिप्स दूंगा। दुबई में गोल्ड सूक में या कहीं पे जाइए, प्योर गोल्ड वहाँ पे बहुत इजीली मिल जाता है। आप प्योर गोल्ड खरीदिए। खरीदने के बाद वही गोल्ड
आप आसपास के कोई ज्वेलर्स के पास जाइए, जाके बोलिए मैं ये गोल्ड दे रहा हूँ, इसके बदले में मेरे को ज्वेलरी दे दो, बदले में आप मेकिंग चार्ज ले लो। वो कभी आपका गोल्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज वो रेट में, गोल्ड के रेट में वो धोखाधड़ी करते हैं। ओ, तो क्योंकि आपने वो अंकुश लगा दिया उनको गोल्ड देके। यस। तो वो अपना जो रेट है, उन लोग हर जगह में एक लोकल एसोसिएशन होते हैं, लोकल एसोसिएशन उनका बोर्ड रेट रखते हैं। बोर्ड रेट में वो लोग क्या करते हैं, एक रेट बढ़ा के वो लोग का लिख देते हैं, आज के दिन में 22 कैरेट का ये रेट है। तो आप समझते हो कि यही एक्चुअली रियल रेट है। ये रियल रेट नहीं है। आपको वही फॉर्मूला अपनाना है कि आप जाइए, इंटरनेशनल रेट क्या है, डॉलर का रेट क्या है, एक्साइज ड्यूटी क्या है और जीएसटी, ये चारों को कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके सामने आ जाएगा रेट क्या है। आपको कम से कम इतना मालूम पड़ जाएगा कि आपको कितना % रेट में वो आपको ठग रहे। तो सर एक एक्सरसाइज करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो कोमेक्स में समझिए आज का रेट, हमारा एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम उदाहरण ले रहे हैं। कोमेक्स में समझिए आज का रेट चल रहा है $3400। चेक कर ले, देख लीजिए। तो गाइस जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, कोमेक्स गोल्ड स्पॉट रेट, तो आलम सर मैंने चेक किया है, एज ऑफ नाउ करंटली ट्रेडिंग है कॉमेक्स पे 3309.6 USD। सो 3309.6 USD है पर आउंस है। तो इसको अब मुझे 30 से डिवाइड करना है। हाँ, आपको 100 ग्राम में इसको लेके आना है। ये 30 ग्राम का रेट है। तो सर एक आउंस आप बोले 30, बट एग्जैक्ट 28.35 होता है, तो मैं एग्जैक्ट कर देता हूं इसको, 28.35 ग्राम्स। तो ये हो गया $116.74 पर ग्राम, ठीक है? तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डॉलर के रेट से, विच इज 85.79। ये ऑन द डे ऑफ रिकॉर्डिंग है, तो हो सकता है जब तक पब्लिश हो तो रेट थोड़े ऊपर नीचे हो जाए। तो सर ये रेट आ जाता है 10,015 रुपीज पर ग्राम। अब इस पे हमको 6% एक्साइज ड्यूटी जोड़ना है। हाँ, और 3% वो जोड़ना है, तो 9% जोड़ना है। 9% जोड़ना तो है। हम अगर 9% जोड़ते हैं तो इसका रेट आ जाता है 10,916 रुपीज 55 पैसे पर 1 ग्राम। अभी डिवाइड करना है आपको 9 और 6 में, क्योंकि आपका 22 कैरेट का चेन है। ओ अच्छा, अब ये 100% प्योरिटी का, ये 100% प्योर का गोल्ड का दाम है। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 916 इंटू 0.916 करना है, ठीक है? तो इंटू 0.916 कर देंगे तो सर ये रेट आ जाता है 9,999 रुपीज 56 पैसा। Yes. तो आज का रेट जब मैं गोल्ड चेन कैरेट का खरीदने जाऊंगा 22 कैरेट की 916 ग्राम प्योरिटी का, तो वो रेट होना चाहिए 9999.56। अगर इससे ऊपर चार्ज हो रहा है तो यानी वो मेरा ज्वेलर मुझसे प्रीमियम ले रहा है। हाँ, वो रेट में आपसे प्रीमियम नहीं ले रहा है, वो आपको रेट में ठग रहा है। अच्छा, प्रीमियम वर्ड अच्छा, ये रियल वर्ड ठगना है। हाँ, ये ठग है, ये ठगी है। आपको वो रेट में आपको ठगी रहे। प्रीमियम तभी बोल सकते हैं आप कि वो मेकिंग चार्ज में वो 10 की जगह 20 ले सकता है, वेस्टेज ज्यादा ले सकते हैं। बट वो गोल्ड रेट जो है ये पूरा दुनिया का यूनिफॉर्म रेट है, उसमें वो कम ज्यादा नहीं ले सकते, लेना नहीं चाहिए। गॉट इट। तो वो नहीं लेना चाहिए, अगर लेता है तो वो फ्रॉड मान लेता है। तो पहले दूसरा हो गया कि आपका रेट में आप देख लेना है कि आपको को ठगे ना। ठीक है, ठीक है, प्योरिटी में ना ठगे, रेट में ना ठगे, हो गया। तो प्योरिटी के लिए BIS हो गया, रेट के लिए ये पूरा इक्वेशन हो गया। हाँ, कैलकुलेशन कर लीजिए आप। ठीक। उसके बाद आता है कि फिर ज्वेलरी, एक ज्वेलर्स वो कमाएंगे कहाँ, उसकी कमाई कहाँ है? उसकी कमाई है उसकी वेस्टेज एंड मेकिंग चार्ज। ओके। आज के दिन में लगभग इंडिया में ज्वेलर्स 10% से लेके 25% तक का सब मिला के वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। इसमें से क्या क्या होता है उनका? इसमें उनका जो ज्वेलरी वो परचेसिंग करते हैं उसका मेकिंग चार्ज देके, उनको वेस्टेज देके या मेकिंग चार्ज देके परचेसिंग करना पड़ता है या बनाता है जिससे। उसके बाद उनका जो इन्वेंट्री है उनका इंटरेस्ट है जी, उसका ऑपरेशन कॉस्ट है और उनका प्रॉफिट है। ये सब मिला के 4 चीज मिला के वो अपना आपसे चार्ज लेते हैं। तो नॉर्मली अगर वो आपसे 10, वो डिपेंड करता है
कि ज्वेलर्स टू ज्वेलर्स वो कितना प्रॉफिट लेता है, कितना प्रीमियम लेता है, उसके ऊपर है, या कौन सा ज्वेलरी है, उसका मेकिंग चार्ज क्या है, इसके ऊपर निर्धारण होता है कि वो कितना आपसे चार्ज करेगा। गॉट सर, आपने एक वर्ड यूज किया वेस्टेज। मेकिंग तो हमने सबने सुना है कि मेकिंग चार्जेस क्या होते हैं, ये वेस्टेज एग्जैक्टली क्या होता है? वापस गोल्ड चेन पे चलते हैं, तो एक गोल्ड चेन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए क्या होता है कि ज्वेलर आज के दिन में इंडिया में जितने भी ज्वेलर्स हैं ना, लगभग सारे ज्वेलर्स आप ये सोच सकते हैं कि कोई भी आप खुद ज्वेलरी मेकिंग नहीं करते। जो भी रिटेल कर रहे हैं, जो भी रिटेल कर रहे हैं वो मैक्सिमम उनके रिसोर्सेस है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ पे मेकिंग चार्ज कम चलता है बाय आयनर से, इसके जगह चलता है वेस्टेज से। वो लोग ज्वेलरी को परचेसिंग करता है जो होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से। सपोज करो एक चेन है, एक चेन का आज के दिन में मार्केट में होलसेलर से अगर कोई एक रिटेलर ज्वेलरी चेन खरीदता है तो उसको 2% या 2.5% उसको वेस्टेज देना पड़ता है। वेस्टेज को डिफाइन करेंगे सर? एक फॉर एग्जांपल परसेंटेज 20 ग्राम्स की चेन है, हाँ, तो वेस्टेज का मतलब क्या हुआ? अगर 20 ग्राम का चेन है तो उसमें अगर 2% उसने वेस्टेज लगा तो मतलब समझ लीजिए उसने 400 मिली उसका वेस्टेज लगा। ओके। पहले का ज़माने में क्या होता था, सोना ज्वेलरी बनाते बनाते बहुत सारा लॉस होता था, तो इसके लिए ये सदियों से अभी तक चल रहा है कि उसको वेस्टेज कर दिया गया। तो सर मेरे पास, समझिए मैं रिटेलर हूं, तो मेरे पास जब 20 ग्राम की चेन आती है तो वो एक्चुअली जब उसने सोना यूज किया होगा तो उस पर 20 ग्राम के ऊपर 2% का सोना यूज किया होगा, वो 2% सोना उसका वेस्ट हो गया है। उसी में उनका प्रॉफिट वगैरह सब कुछ एक मैन्युफैक्चरर का उसी में जुड़ा हुआ है। ओके, तो बहुत थिन मार्जिन है बेसिकली। यस, मैन्युफैक्चरर का और होलसेलर का थिंग मार्जिन है। ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में क्यों टर्नओवर का बिजनेस है तो बहुत थिंग मार्जिन में बिजनेस होता है। ओके, तो अब मैं कंज्यूमर हूं तो मुझे वेस्टेज का कैसे पता चलेगा? देखिए बहुत सारा इंडिया में जितने भी ज्वेलर्स है, बहुत सारे लोग अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। कोई क्या करते हैं कि दोनों लगाते हैं, वेस्टेज लगाते हैं साथ में मेकिंग चार्ज भी लगाते हैं। कोई क्या करते हैं कि ओनली मेकिंग चार्ज लगाते हैं। तो आप जिस ज्वेलर से आप ले रहे हैं वो अपना उनका क्या मेथड में वो आपसे प्रॉफिट बुक करेगा वो उनके ऊपर है। और सर इसका कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं है? जैसे गोल्ड का तो एक स्टैंडर्ड रेट है, प्योरिटी स्टैंडर्डाइज्ड है, तो मैं कोई प्रीमियम ज्वेलर के पास जाऊंगा तो हो सकता है वो 12% चार्ज करे मेकिंग, दूसरा कोई 7% चार्ज करे। एम आई राइट? ऐसे नहीं, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वो हर ज्वेलर्स अपने अपने हिसाब से वो सेट करता है। ओके, तो इसमें कोई किसी तरीके से हमें ज़्यादा लूटा जा सकता है? 7% बोल के हमने 10% चार्ज किया जा सकता है? देखिए मैंने ये देखा है कि मेरा खुद का ही प्रोडक्ट 5 ज्वेलर्स के पास गया है। ओके। और 5 का देखा, मैं ही मैन्युफैक्चरर हूँ, सेम प्रोडक्ट है, बट 5 दुकान में जाके मैंने खुद चेक किया कि 5 अलग अलग रेट में माल बेच रहे हैं। कोई उसको 5 वेस्टेज में बेच रहे, कोई उसको 10% मेकिंग चार्ज में बेच रहे, कोई उसको 15 में बेच रहे, कोई उसको 20 में बेच रहे। ज्वेलरी वही है। हम लोग पब्लिक को ये मालूम नहीं, पब्लिक समझते हैं कि कोई बड़ा ब्रांड है तो उनका ज्वेलरी है। ये मिथ है। इंडिया में जितने भी रिटेलर हैं मैक्सिमम कोई रिटेलर का मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, अगर है भी तो बहुत बहुत मामूली सा है। वो मार्केट से, ग्रे मार्केट से, मैन्युफैक्चरिंग से, ट्रेडिंग मार्केट से खरीदते हैं। और ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं अपने लोकल मार्केट से या जो भी बॉम्बे, दिल्ली से परचेसिंग करते हैं। तो आपको देखना है कि आप जब कोई भी ज्वेलरी खरीदते हैं कि आपको एक चेन लेना है एग्जाम्पल, आपको देखना है कि आपके आसपास जो भी ज्वेलर्स अवेलेबल है सबसे लोएस्ट मेकिंग चार्ज, सबसे लोएस्ट वेस्टेज कौन ले रहा है, आप उनसे ले लीजिए। नाम में मत जाइए, क्योंकि ब्रांड में से आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। प्योरिटी वो जो जिसमें लूट सकते थे उसने तो BIS ने ऑलरेडी अंकुश लगा दिया। तो आप क्यों ज्यादा चार्ज देना चाहते हैं? अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो दूसरा पुण्य करिए। आप यहाँ पे ज्यादा पैसा किसी के नाम से
किसी का बड़ा फर्नीचर या किसी का बड़ा बोर्ड से आप ज़्यादा पैसा मत दीजिए। आप आसपास जाके 4 दुकान में घूमिए, 6 दुकान में देखिए कौन कितना मेकिंग चार्ज, कौन कितना वेस्टेज ले रहा है। सेम चेन का, सपोज करिए आपको 22 कैरेट का 50 ग्राम का चेन लेना है, सेम टाइप का चेन आप 4 दुकान 5 दुकान में घूम के फिर खरीदिए, तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि सबसे सस्ता मेकिंग या सब चार्ज या सबसे सस्ता वेस्टेज कौन ले रहे हैं। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं जैसे आप मैन्युफैक्चरर हैं गोल्ड चेन के, तो 20 जूलर हैं बड़े भारत देश के, वो सारे आपसे ही माल ले रहे हैं, तो क्या कैटलॉग उनका होता है या कैटलॉग भी आप ही का होता है कि वो आके सिलेक्ट, अच्छा यही वाली बना के दे दो? देखिए, इंडिया में एक ज्वेलर्स ऐसा है जो कि उनकी खुद की थोड़ा बहुत डिजाइनिंग वो देते हैं, मैक्सिमम सब डिजाइन भी हम लोगों के ही होते हैं। तो गाइज ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और सर तो सिर्फ गोल्ड चेन में, तो आई एम श्योर जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स रिंग्स या बैंगल्स या बनाते होंगे उनका भी सेम एक्सपीरियंस होगा, आप तो जानते होंगे सबको इकोसिस्टम में। उनका डिजाइन है, उनका रेडी स्टॉक होता है या उनके ऐप में डिजाइन होता है। होलसेलर हो या ट्रेडर हो या रिटेलर हो, वो या तो ऐप में ऑर्डर करके उनसे ज्वेलरी ऑर्डर देके बना लेते हैं, या तो वो रेडी स्टॉक से सिलेक्शन करके ले लेते हैं। तो ओके, सो समरी ये है सर कि जब भी खरीदने जाओ, 2 जगह जहां लूट सकते हैं वहां आप कंट्रोल खुद कर सकते हो थोड़ा नॉलेज से, और तीसरा जगह जहां पे वो एक्चुअली रियली पैसा बना सकता है वहां पे आप शॉपिंग करिए, 5-6 दुकानों में जाइए, और ब्रांड पे मत निर्भर करिए। अगर आप एक स्टैंडर्ड डिजाइन के लिए जा रहे हैं तो आप किसी भी लोकल शॉप से देख लीजिए, BIS करवा लीजिए, रेट को चेक कर लीजिए, और उसके बाद मेकिंग चार्जेस या फिर वेस्टेज जिसका कम हो उससे खरीद लीजिए। यस, ग्रेट सर, ये तो आपने आज एकदम, मुझे लगता है कि आपको इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों का फोन आएगा, खासकर रिटेलर्स का, क्योंकि आज आपने, मेरे को लगता है, सारी जो वो है ना हैक्स और डार्क सीक्रेट्स वो बाहर रिवील की हैं। बट सर अब जो एरा आ गया ना वो डिजिटल का आ गया। हमने देखा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस डिजिटल हुई, एंड यंग ऑडियंस जो है वो ई-कॉमर्स पे शिफ्ट हो रही है। और पहले तो ज्वेलरी खरीदना एक पारिवारिक समारोह होता था, पूरा घर जाता था, सब लोग जाते थे, बट टुडे यंगस्टर्स जो हैं, जेंजीज जो हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग में भी एक बहुत बड़ा ब्रांड था जिसको अक्वायर कर लिया गया बाद में तनिष्क के द्वारा। तो सर इस पे जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी तो मैंने भी ऑनलाइन शॉपिंग करी है फ्रैंकली स्पीकिंग। ऑनलाइन में आज के दिन में जो भी ज्वेलरी बिक रहा है वो ज़्यादातर जेंजी लोग खरीद रहे हैं और लो बजट ज्वेलरी बिक रहा है। हाई बजट ज्वेलरी ऑनलाइन में बिक ही नहीं रहा है, क्योंकि ज्वेलरी एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, तो फिजिकल में ही ज़्यादा बिकता है, एक टच एंड फील से बिकता है। पर जेंजी लोग क्या होता है कि वो प्राइस प्रीमियम वो सब देखते नहीं है, उनको पसंद आया खरीदना है खरीद लेते हैं, गिफ्ट देना है, खुद को पहनना है, खरीद लेते हैं। बट यहाँ पे मैं आपके दर्शक को बोलूँगा, जब भी आप ज्वेलरी खरीदिए, ऑनलाइन से खरीदिए, ऑफलाइन में खरीदिए, एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, डायमंड ज्वेलरी, खासकर डायमंड ज्वेलरी आप खरीदने से थोड़ा सा परहेज करिए। ओके, क्यों? क्योंकि डायमंड ज्वेलरी जो है ये एक सिंडिकेट रैकेट है, डायमंड की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, डायमंड की, मेरे ख्याल से ये बोलने के बाद हो सकते हैं बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, बट ये रियल है। मैं आज से 15 साल पहले, जब सोना लगभग 10 लाख से 15 लाख के बीच में किलो चल रहा था, मैंने भी थोड़ा पैशनेट मेरे वाइफ के लिए एक 10-15 लाख का एक डायमंड का नेकलेस बना लिया था। आज अगर मैं देखूं, उस डायमंड की नेकलेस का जो वैल्यू है उसको 15 से 20 लाख में भी मैं शायद बेच पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मेरे को डाउट है। बट वही चीज़ मैं अगर उस टाइम मैंने सोने में इन्वेस्ट किया होता तो आज शायद मेरे पास 1 करोड़ होता। दूसरा चीज़ क्या है, डायमंड में 50% तक की मार्जिन रखते हो लोग, क्योंकि डायमंड की वैल्यूएशन चेक करने का कोई मेथड ही नहीं है दुनिया में। तो डायमंड खरीदते वक्त अगर खरीदना भी है आपको, तो आप क्या करिए, अभी के ज़माने में एक CBD करके डायमंड आ गया, या लैब ग्रो डायमंड आ गया जिसको हम बोलते हैं। आप लैब ग्रो डायमंड खरीदिए। लैब ग्रो डायमंड नियर अबाउट 100, अगर डायमंड का दाम है आपको वो 10 to 20% के बीच में मिल जाएगा। सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। खाली फर्क क्या है, वो नेचुरल है, ये लैब ग्रोन है।
बट आप नेचुरल लेके करेंगे कि आप अगर इन्वेस्ट के एंगल से देख रहे तो आपको तो वैल्यू तो मिलेगा नहीं, और अगर फैशन के एंगल से देख रहे तो क्या फर्क पड़ता है? पब्लिक को लैब ग्रो में जो दिखेगा और नेचुरल में वही दिखेगा, कोई फर्क कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो आप खाली अपना पैसा को जला रहे, इससे अच्छा आप अपना पैसा, ज़्यादा पैसा है तो आप जला दो। बट रियल नेचुरल डायमंड ये सिंडिकेट रैकेट है, आप खरीदो मत। और पूरा दुनिया में कुछ लोग इस डायमंड को जैसे ऑयल को कंट्रोल करते हैं, ऐसे डायमंड को भी कुछ लोग कंट्रोल करते हैं। और इंडिया में भी डायमंड में ज्वेलर्स ज़्यादा पैसा बनाते करके, इसलिए वो लोग अभी आज के दिन में लैब ग्रो डायमंड को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे। अगर आप यूरोप में जाएंगे या अमेरिकन वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे एक टाइम में 100% नेचुरल डायमंड बिकता था, आज 80-20 हो चुका है। मतलब 80% लैब ग्रो डायमंड बिक रहे, 20% ही नेचुरल डायमंड बिक रहे, क्योंकि वो लोग बहुत ज्ञानी है, शिक्षित है, वो लोग को मालूम पड़ गया कि ये धोखा है। तो वो लोग धोखे से बचने, उनको समझ में आ गया। इंडियन लोगों को समझ में अभी तक नहीं आया। तो मैं आपके दर्शक को बताऊंगा कि लैब ग्रो डायमंड, अगर डायमंड खरीदना भी है तो प्लीज़ लैब ग्रो डायमंड खरीदिए, नेचुरल डायमंड मत खरीदिए। और नेचुरल डायमंड अगर फिर भी खरीदना है तो आप उसका भी क्या करिए कि उसका क्या कलर है और पर कैरेट क्या रेट है, 5-6 जगह में उस डायमंड का वैल्यूएशन पहले आप इंक्वायरी कर लीजिए। क्योंकि हर एक ज्वेलर अलग अलग, एक ही डायमंड होगा बट अलग अलग प्रीमियम चार्ज करता है। एक फैशन स्टेटमेंट करके, जैसे आप देखते हो ना एलबी का बैग, गुची का बैग, कुछ नहीं है, एक धोखा है। जैसे वो आया था कि क्रिश्चियन डियोर का बैग था जो 2.5-3 लाख रुपए का बिकता है, पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ 4,000 रुपए थी। तो इतना बड़ा मार्जिन रखते हैं। इसी तरह डायमंड्स में भी आप कह रहे रखते हैं। सर मैं वापस ऑनलाइन पे आता हूँ। ऑनलाइन में जेनजी खरीद रहा है, जेनजी का बजट 15,000 से लेके 25,000 रुपए है। गोल्ड चेन खरीदनी है, ऑफिस पहनना है लड़कियों को, हैवी नहीं चाहिए। पर अब 15 से 25,000 में तो कुछ आ ही नहीं सकता, बिकॉज गोल्ड का रेट जो है 10 ग्राम का ही 1 लाख हो गया। यानी अगर 15,000 में तो उनको 1.5 ग्राम आएगा, हो सकता है 1.5 ग्राम में अच्छी चेन नहीं बनती। तो 15 से 25,000 में आज भी कौन सी ज्वेलरी मिल रही है, और उसको लेते वक्त एक जेनजी जो लड़की है या लड़का है जो भी फंक्शनल ज्वेलरी ले रहा है, उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए आज के दिन में मैं देख रहा हूँ कि 14 कैरेट का ज्वेलरी का ट्रेंड थोड़ा आ रहा है जेनजी लोगों के लिए, क्योंकि उसमें गोल्ड का प्योरिटी कम हो जाता है, रेट कम हो गया। 18 कैरेट का चल रहा है, तो 18 या 14 कैरेट में ज़्यादा जेनजी 14 में तो ऑलमोस्ट 40% कम हो रहा है रेट, तो मतलब 60,000 के आसपास रह जाता होगा। हाँ जी, हाँ जी। और 18 कैरेट उसके लाइट वेट ज्वेलरी और लैब ग्रो डायमंड, इस और जेनजी लोग अभी सिल्वर के ऊपर भी थोड़ा रुझान है। सिल्वर ज्वेलरी भी, अभी सिल्वर ज्वेलरी भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी, जो फैशन स्टेटमेंट के लिए या जेनजी लोग जो पहनते हैं उनके लिए, वो लोग काफ़ी इसके ऊपर अभी परचेसिंग कर रहे हैं, अच्छे परचेसिंग कर रहे हैं। क्यों? उनके बजट कम है, तो बजट कम के हिसाब से। तो सर वहाँ पे आपने बोला था बहुत कुछ करना है प्रोसेस, हमारे को जाके BIS देखना है, हमारे को जाके रेट्स देखने हैं, तो वहाँ वो इजीली अवेलेबल होता है? मतलब वहाँ भी हमें हॉलमार्क ID मिल जाता है, HO ID मिल जाता है? हाँ, आप 14 कैरेट लो, 18 कैरेट लो, कोई भी कैरेट लो, आप हॉलमार्किंग देख सकते हो। और डायमंड अगर आपको लेना है, मतलब आप लैब ग्रो डायमंड लीजिए या आप नेचुरल डायमंड लीजिए, डायमंड का भी एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन आप लेना चाहिए, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के साथ ही लीजिएगा। ओके, ग्रेट सर। तो काफ़ी हद तक समझ आ गया कि ज्वेलरी लेते हुए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और ऑनलाइन में क्या करना चाहिए। आलम सर, अक्षय तृतीया पे डेटा कहता है कि सिंगल डे में 20 टन गोल्ड बिकता है, 20 टन गोल्ड एक दिन पर अक्षय तृतीया पे बिकता है। अब क्या ये दिन पे भी ऐसा होता है कि जो ज्वेलर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनको बेटर रेट्स मिल जाए, या फिर आर्टिफिशियल रेट पंपिंग हो जाती है? कुछ चीज़ें जो हमको ज्वेलरी कुछ स्पेशल डेज पे खरीदते हुए ध्यान रखना चाहिए? देखिए ज्वेलरी का रेट जो पंपिंग का है, इंटरनेशनल पंपिंग तो इंडियन ज्वेलर्स के हाथ में नहीं है। वो अगर पंपिंग कर सकते हैं तो अपना मेकिंग चार्ज पे या अपने जो ऑफर वगैरह वो देते हैं उसमें थोड़ा वो पंपिंग कर सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बोला कि जो गोल्ड का जो रेट है
वो डिपेंड नहीं करते ज्वेलरी के ऊपर। ज्वेलरी तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बिकता है, जो गोल्ड पूरा दुनिया का जो भी गोल्ड ट्रेड होता है, ये गोल्ड बिकता है। तो मेरा ख्याल से एक ही चीज़ है, अगर आपने कोई भी उत्सव में आपको गोल्ड खरीदना है, आप क्या करिए, उससे पहले आप 2-4 दुकान में देख लीजिए, पहले से आप टोकन एडवांस दे के आ जाइए, और उस दिन आप भले डिलीवरी ले लीजिए। जैसे हम लोग गाड़ी के लिए तो ये करते हैं, गाड़ी हमको अगर कोई अच्छे दिन में खरीदना है, हम क्या उसी दिन में जाके उसी दिन डिलीवरी लेते हैं? पहले एडवांस दे देते हैं। पहले एडवांस। तो आपको क्या है, आपको उसमें जो भी बार्गेनिंग हो या आपको जो भी चेक करने वो चेक करने का एक मौका मिल जाएगा। आप अंधा ऑन द स्पॉट जाके मत खरीदिए, मैं ये बोलूँगा। तो क्योंकि उस दिन हो सकता है कि वहाँ इतनी भीड़ हो, आपको ज़्यादा टाइम भी ना मिले, और इसलिए पहले कुछ 10 दिन 15 दिन पहले आप ब्लॉक कर दीजिए, उसका आप एडवांस पेमेंट कर दीजिए, एंड देन ऑन दैट डे आप सिर्फ डिलीवरी पैसा दीजिए, डिलीवरी लीजिए, बाकी का पेमेंट करिए और डिलीवरी ले लीजिए। परफेक्ट। सर, उस दिन पे ना बहुत लोग स्कीम्स चलाते हैं 0% मेकिंग चार्जेस। अब अगर एक ज्वेलर प्योरिटी में नहीं कमा रहा, रेट में नहीं कमा रहा, तो और 0% मेकिंग चार्जेस कर रहा है, तो वो कमा कैसे रहा है? ये एक बहुत बड़ा जोक है सर, कि लोगों ने लूटने के लिए क्या क्या तरीका अपना लिया है। ठीक है, जीरो मेकिंग चार्ज का मतलब क्या है कि कोई ज्वेलर्स क्या अपना जेब से पैसा दे के आपको ज्वेलरी बना के दे रहा है? नहीं, जबकि वो तो खुद ज्वेलरी बना भी नहीं रहा है। वो अपना ज्वेलरी जो भी वो या तो ट्रेडर से खरीद रहा है या मैन्युफैक्चरिंग से खरीद रहा है, तो उनको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, उनका चार्ज देना ही पड़ेगा, उनका इन्वेंटरी का इंटरेस्ट है, उनका ऑपरेशन कॉस्ट है, उनका प्रॉफिट है, तो वो जीरो मेकिंग में देगा कहाँ से? तो आप देखिए उसके पीछे का तथ्य क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं एक दिन दुबई में था, दुबई में जाके देखा कि कुछ ज्वेलर्स ने स्कीम निकाला जीरो मेकिंग चार्ज। मैं बोला चलो, और मैं क्योंकि मैं ज्वेलर्स हूँ, मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री से हूँ, पब्लिक को मालूम नहीं पड़ेगा, मेरे को तो मालूम पड़ेगा। मैंने उसके ऊपर अंदर जाने का कोशिश किया, और ये जो आपके दुबई वाला लोग जो जाके ज्वेलरी खरीदते हैं ना, उनके लिए बहुत काम का चीज़ है। एक्चुअली में वहाँ पे क्या फंडा चल रहा है कि बहुत लो कॉस्ट मेकिंग चार्ज की जो ज्वेलरी है, उसको वो ज्वेलरी जीरो मेकिंग चार्ज में बेच रहे, और दूसरा फंडा क्या है उस कर रहे हैं, वो मेकिंग में पैसा नहीं ले रहे हैं, वो गोल्ड के रेट में फैब्रिकेशन करके वो पैसा ले रहे हैं। तो नियर अबाउट मैंने देखा कि वो उसमें जीरो मेकिंग बोल के भी करीबन 5% का प्रॉफिट बना रहे हैं। तो इंडियन ज्वेलर्स क्या कर रहे हैं उस टाइम पे? मतलब अगर कोई इंडियन ज्वेलर बोल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस, तो वो क्या कर रहा होगा? वो भी कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लिया होगा। तो बेसिकली 3 में से कोई एक चीज पे वो पैसा बनाएगा, या तो प्योरिटी पे बना लेगा, या रेट पे बना लेगा, या फिर मेकिंग पे बना लेगा। Yes. और अगर वो मेकिंग 0 बोल रहा है तो इन दोनों में कहीं खिलवाड़ कर रहा है। यस, ग्रेट। अच्छा सर, गोल्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया में आपने भी बोला कि 80% इन्वेस्टमेंट होता है, 20% ज्वेलरी होता है। हाउस इंडिया में नहीं, हाँ, ग्लोबली। हाँ, बट इंडिया में जब कोई ज्वेलरी लेता है तो भी वो इसी माइंडसेट से लेता है, चलो शादी पे पहन भी लूंगा और आगे जाके बेटा बेटी को दे भी दूंगा, पड़े पड़े गोल्ड का रेट बढ़ भी जाएगा। तो इसलिए कहते हैं हाउस होल्ड गोल्ड जो इंडिया में वो 25,000 टन से ज्यादा है, चाइना से और यूएस से भी ज्यादा है हाउस होल्ड गोल्ड जो है। अब सर, इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो आपने जैसे बहुत अच्छे से बताया बुलियन है, पर एक बीच में तरीका आया था जिसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ। वो था कि आप 11 महीने का इंस्टॉलमेंट दो, 12वां महीना इंस्टॉलमेंट हम देंगे, गोल्ड का रेट आज लॉक हो जाएगा और आप 1 साल बाद गोल्ड लेके जा सकते हो। ये आपने पीछे सुना भी होगा, बैंगलोर में एक शॉप के बाहर सारे लोग खड़े हो गए थे लाइन लगा के, शॉप ओवरनाइट बंद हो गई थी। चिट फंड कह लो या जो भी इसको कहना चाहते हो कह लो, कुछ लोग उसको कमिटी कहते हैं, बहुत अलग अलग नाम से है। तो सर, ये क्या इंडिया में एक्चुअली लीगल है? क्या ये लीगल तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का? देखिए, अगर इस बारे में मैं बोलूं तो इसमें थोड़ा सा पीछे जाऊंगा मैं। आप लोगों के, आपके दर्शक को जानकारी दे दूं कि पूरा इंडिया की जो ज्वेलरी कंज्यूम है, उसके अंदर 50% ज्वेलरी जो कंज्यूम है वो है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के 5 स्टेट पूरा इंडिया का ज्वेलरी का 50% कंज्यूम करते हैं। ये जो 50% ज्वेलरी साउथ इंडिया में करते हैं, इसमें भी सबसे पार कैपिटा अगर देखा जाए केरला फर्स्ट है, सेकेंड है तमिलनाडु। यहाँ पे ज्वेलरी
बोले तो इनके इनका इमोशन है, एक इन्वेस्टमेंट है। तो इन लोगों ने, इनका तरीका क्या है कि ये लोग जो भी अपना बचत करते हैं, ये या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग बाकी दूसरे जो तरीके हैं, लोग जैसे म्यूचुअल फंड में हो या अदर्स तरीके में हो या बैंकिंग सेक्टर में हो, ये लोग इतना बिलीव नहीं करते। तो ये लोग क्या करते थे, ये जो स्कीम जो आप बोले ना, ये स्कीम साउथ इंडिया से पैदा हुआ। साउथ इंडिया में क्या हुआ कि कुछ ज्वेलर्स ने शुरू में उन्होंने ये स्कीम रखा कि आपके जो मंथली इनकम है उसमें से जो भी आप सेविंग कर सकते हो मेरे पास आके जमा कर दो, और 11 महीने जमा करो, और 1 महीना में आपको फ्री में मैं वैल्यू एडिट करूँगा, और आप 12 महीने में आके आपका ज्वेलरी लेके जाओ। और इसी वजह से साउथ इंडिया में काफ़ी जो छोटे ज्वेलर्स थे, एकदम मामूली सा ज्वेलर्स था, वो काफ़ी बड़ा ज्वेलर्स बन गया, क्योंकि उनको कैश फ्लो मिल गया। उनको कैश फ्लो मिल गया, पब्लिक का पैसा यूज़ करने के लिए मिल गया, और उनको एक फिक्स कस्टमर भी मिल गया। अच्छा, वो अगर थोड़ा पैसा रखते हैं, वो जब लेने आते हैं तो और थोड़ा दूसरा ज्वेलरी भी खरीद लेते हैं। इसमें फ्रॉड तो हुआ है, बट बहुत मामूली सा फ्रॉड हुआ है। तो मैं ये बोलूँगा, ये स्कीम गलत नहीं है। इस स्कीम के वजह से ज्वेलरी इंडस्ट्री में काफ़ी बूस्ट मिला है और लोगों को भी काफ़ी फायदा हो इसमें। बट कुछ एक ज्वेलर्स अगर वो आज दुकान खोलते हैं और परसों ये स्कीम लगाते हैं और मार्केट में उसका कोई रेपुटेशन नहीं है, वहाँ पे आप पैसा मत जमा करिए। मैं बोलूँगा आप पहले देखिए उनका हिस्ट्री, वो कितना दिन का ज्वेलर्स है, उसका बैकग्राउंड, या आप कुछ पेपर वर्क कर लीजिए। लीगलाइज तो क्या है कि गवर्नमेंट ने इसको बंद करने के लिए काफ़ी लीगल तरीका अपनाया, बट आज के दिन में भी ये चल रहा है। ज्वेलर्स कुछ ना कुछ तरीका, अलग अलग तरीका ढूंढ लेते हैं, और ये स्कीम तो आज भी चल रहा है, ये हो रहा है काम। बट आपको देखना है, आपको अगर रियल में पैसा जमा करके आप एक साथ घर पे रखने से आपका पैसा खर्च हो जाएगा, तो आपको सही ज्वेलर्स चुनना है, और उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आपका पैसा ना डूबे उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन कर लेना चाहिए। सर, इसमें आपने बोला कि अच्छे ज्वेलर को पकड़िए, जो नया नया आया है, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स को शूट। पर जो अच्छा ज्वेलर है वो फिर ऐसी स्कीम क्यों देगा? क्योंकि उसके पास तो हो सकता है ऑलरेडी अच्छा कैश फ्लो हो, बिजनेस चल रहा हो। तो अच्छे ज्वेलर्स भी एक स्कीम देते हैं, जैसे आप समझे साउथ में है, तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु के बड़े जो ज्वेलर्स हैं, लेट्स से टॉप 5 हैं, वो ये स्कीम दे रहे हैं। तमिलनाडु के ऑलमोस्ट 90% ज्वेलर्स स्कीम चला रहे, या साउथ इंडिया के मैक्सिमम ज्वेलर्स ये स्कीम चला रहे। ओके। क्योंकि इसमें 2 फायदा है उनको। एक फायदा कि उनको कैश फ्लो आ जाता है, कैपिटल आ जाता है। दूसरा फायदा उनको है कि उनको एक फिक्स कस्टमर मिल जाता है, उनका फिक्स, मतलब 12 महीने से प्री सेल हो जाते हैं, प्री सेल हो जाता है। तो इसकी वजह से ये साउथ इंडिया में, और इसी वजह से साउथ इंडिया का ज्वेलरी इंडस्ट्री इतना ग्रो किया है। उन्होंने बेसिकली कस्टमर को एनेबल कर दिया। नहीं तो कस्टमर के लिए बहुत मुश्किल होता कि वो पैसा इकट्ठा करता और 12वां महीना उसको छूट मिल रही है, तो एक तरीके से 1/12 यानी 8% का उसको डिस्काउंट मिल रहा है। उन्होंने क्या किया ना, ये साउथ इंडियन वाले पब्लिक का मेंटेलिटी को भी थोड़ा जाना। देखिए, अगर आपके पास पैसा पड़ा है घर पे, तो कोई ना कोई कारण से कभी कभी खर्चा हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खासकर मिडिल क्लास लोगों का कोई ना कोई कारण से, या पैसिव बाइंग कर लिया, कुछ ना कुछ बाइंग कर लिया, खर्चा हो जाते हैं। तो साउथ इंडियन लोगों का जो मिडिल क्लास जो है ना, उनका माइंड सेट है कि मैं हर महीने पैसा कमाऊं, हर महीने जो भी मेरे सेविंग हो मैं जाके वहाँ पे दे के आऊँ, ताकि मेरा पैसा मेरी आंखों से निकल जाए और मेरा गोल्ड बन जाए। यस, तो एक तरीके की गोल्ड की SIP है ये। यस, गोल्ड की SIP। ग्रेट सर। तो मतलब बेसिकली ये स्कीम में डाला जा सकता है पैसा, बट अगेन ज्वेलर अच्छा होना चाहिए, टॉप 5 ज्वेलर्स होने चाहिए जिनकी रेपुटेशन और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, और साथ में लीगल फॉर्मेलिटी भी अगर आपको कर लेना चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटी में क्या क्या कर सकते हैं? जैसे आपने उनको अगर पैसा दिया तो आप उससे रसीद ले लीजिए, ओके, या आप एग्रीमेंट कर लीजिए। ओके, तो रसीद और रसीद एग्रीमेंट कर लीजिए, ताकि कल आप उसके ऊपर लीगल कुछ ये कर सके। ग्रेट सर। आई थिंक इससे भी मेरे को लगता है हमारे जो ऑडियंस है, जो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स करती है, उनको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जब वो स्कैम हुआ था तो मैंने वो दृश्य देखे और मैं खुद बहुत दहल गया था कि ऐसा कैसे बेचारे गरीब लोगों के साथ, मिडिल क्लास लोगों के साथ खिलवाड़ हो गया एक तरीके से। अब सर अगला आता है, अगला जो सेक्शन है जहाँ पे बहुत बेचारों के साथ स्कैम होता है, वो है NRIs,
मैंने मेरे काफ़ी क्लाइंट्स भी एनआरआईज, तो वो आके बोलते हैं हमने ये गोल्ड खरीदा था, हमें पता ही नहीं था, और हमने तो महंगा खरीद लिया और हमने गलत चीज़ खरीद ली। कुछ हमारे को वो क्या कहते हैं उस पर कुछ अलग अलग डिज़ाइंस बोल बोल के हमारे को कम गोल्ड ज़्यादा पत्थर दे दिया। तो अब एक एनआरआई जब गोल्ड खरीदता है, दोनों तरफ इंडिया में आके खरीदता है या लेट से वो इंडिया से जो माल एक्सपोर्ट होता है तो बाहर खरीदता है, यूके में खरीद लेता है, यूएस में खरीद लेता है, तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एनआरआई को अगर आप बोलेंगे, एनआरआई भी ठगते हैं, इंडियन लोग भी ठगते हैं। इसका मतलब हेरिटेज ज्वेलरी बोल के, या आप समझ लीजिए अलग अलग तरीके से लोग क्या करते हैं, हेरिटेज ज्वेलरी बोलते हैं या ट्रेडिशनल ज्वेलरी बोलते हैं, ऐसे बोल के उनको सोने के जगह में उनको पत्थर मीना करी दे के उनको 50% गोल्ड रहेगा, 50% मीनाकारी और पत्थर और स्टोन वगैरह लगा के दे देते। ये हेरिटेज ज्वेलरी है, ये एंटीक ज्वेलरी है, ये तरह तरह के का नाम देते। एक कुंदन ज्वेलरी भी होती है, वो भी पत्थर है, और वो डायमंड का बहुत लो कॉस्ट डायमंड होता है। वो एक्चुअली डायमंड का एक अंश है, बट बहुत लो कॉस्ट डायमंड है। बट मैं आपके एनआरआई दर्शक को बताऊंगा कि आप ये सब झांसे में क्यों पड़ रहे हैं। आपको अगर ऐसे दिखाने के लिए, शो के लिए ज्वेलरी खरीदना है ना, आप क्या करें, उससे अच्छा बेटर तो फैशन ज्वेलरी खरीद लीजिए। ओह ओके। फैशन ज्वेलरी बहुत सस्ते में आ जाएगा। ये जो हेरिटेज ज्वेलरी के नाम से लूटा जा रहा है, ये लूटने से कम आप अपने को बचा सकते हैं। तो क्या कीवर्ड्स हैं? एक हेरिटेज ज्वेलरी है, एक फॉर एग्जांपल कुंदन ज्वेलरी, मीनाकारी ज्वेलरी, ये जो ज्वेलरी है सबको हेरिटेज ज्वेलरी बोलते हैं। ओके, बोलते हैं हेरिटेज, ये 50 साल पुराना है, राजा ये वो महाराजाओं है, कुछ नहीं होता है। ये बेवकूफ बनाने का एक फॉर्मूला है। तो उसमें गोल्ड का प्रोपोर्शन बहुत कम होता है, पर आपको गोल्ड का पूरा रेट लगा दिया जाता है। वो उसमें क्या करते हैं वो लोग कि उनमें बहुत सारा मीना भर देते हैं। मीना क्या होता है? मीना बोलते हैं, एनामेल बोलते हैं, एनामेल कांच, एक तरीके का कांच का को भरते। उसके साथ बहुत सारा उसके नीचे अलग अलग तरीके का स्टोन दे देते हैं। उसमें से कुंदन भी एक स्टोन ही है। स्टोन के नीचे बहुत सारा चीज रख देते हैं, तो उसमें काफी उससे उसका वेट बढ़ जाता है। हाँ, और उसको हेरिटेज ज्वेलरी बोल के गोल्ड का तो रेट लेते ही है, साथ में उसके साथ प्रीमियम चार्ज भी लेते हैं, मेकिंग चार्ज, वेस्टेज। और कुछ बेवकूफ लोग होते हैं वो खरीद भी लेते हैं। आप हैं क्या, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इतना पार्ट तो डेफिनेटली उस एनआरआई दोस्त के साथ शेयर करना जो आके मैरिजेस में फ्लॉन्ट करता है, देखो मेरे पास तो हेरिटेज ज्वेलरी है। तो आलम सर ने आज जो डिबंक किया ना, आई थिंक सर ये मेरे हिसाब से ऐसी वीडियो इंटरनेट पे नहीं होगी जहां गोल्ड ज्वेलरी और ज्वेलरी एज सच को लेके इतने मिथ्स और इतने चीजें आप जो बता रहे हैं जो रिटेल सेक्टर में होते हैं। सर मैं एक इंडिया में कोई ज्वेलर्स था, बहुत बड़े डिजाइनर भी है, उन्होंने अपना ब्रांड अभी बेच दिया है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। सर उन्होंने 100 टका का मार्जिन लिया है ज्वेलरी के, मेकिंग 100 टका का, मतलब 100 रुपये का ज्वेलरी है, उन्होंने हेरिटेज डिजाइनर ज्वेलरी बोल के 100 रुपये का ज्वेलरी को 200 रुपया 300 रुपये में भी बेचा है। बाप रे, बाप रे। जबकि उनके रियल कॉस्ट जो है मेकिंग में 10 टका, 15 टका, मैक्सिमम 25 टका तक उसका मेकिंग। तो ये बेवकूफ बनाने के अलग अलग फॉर्मूले में, अभी आपको बेवकूफ बनना तो बन जाइए। ग्रेट सर, ग्रेट सर। मैं साउथ में जब भी आता हूँ, स्पेशली आप जब बुलाते हैं, तो मैं देखता हूँ लेडीज यहाँ पे टेम्पल ज्वेलरी पहनती है, मतलब उनके जो पेंडेंट्स होते हैं वो बड़े बड़े टेम्पल्स के जो पूरी कलाकारी होती है, तो डेफिनेटली उसका वेट ज़्यादा होगा, उसमें कारीगरी ज़्यादा होगी। तो उसमें भी ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा मार्जिन लिया जा रहा है और मतलब प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट उसमें प्रीमियम ज़्यादा है। देखिए, साउथ इंडिया में क्या होते हैं, ये लोग भगवान को, देवता को बहुत मानते हैं जी, और इनके शादी ब्याह जो भी फंक्शन में ये लोग ज़्यादा भगवान को थोड़ा ये करते हैं, मतलब पूजते हैं, या अपने वेशभूषा में हर चीज़ में भगवान को रखना चाहते हैं। तो इसीलिए क्या है कि साउथ इंडिया में एक टेम्पल ज्वेलरी का चलन काफ़ी टाइम से चल रहा है। पहले टेम्पल ज्वेलरी बहुत कारीगर बहुत टाइम लगा के बनाते थे। आज के दिन में क्या मॉडर्न इक्विपमेंट, मशीनरी आने के बाद टेम्पल ज्वेलरी बहुत इजीली बन जाता है।
और बहुत लो कॉस्ट भी बन जाता है। टेम्पल ज्वेलरी में पहले बहुत मार्जिन होता था, आज के दिन में भी मार्जिन लोग लेते हैं और टेम्पल ज्वेलरी खरीद सकते हैं। आप खरीदिए, शादी ब्याह में आपकी ज़रूरत है, आपको पसंद है तो क्यों नहीं खरीदिए। पर टेम्पल ज्वेलरी खरीदते वक्त आप देखिए आपकी ज्वेलरी में वेस्टेज कितना ले रहे हैं। वो टेम्पल ज्वेलरी के नाम पे आपको ज़्यादा वेस्टेज तो नहीं लगा रहा है, लूट तो नहीं रहा है, क्योंकि टेम्पल ज्वेलरी का पहले जो मेकिंग प्रोसेस होता था काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता था, काफ़ी कॉस्ट होता था, इसलिए ज़्यादा कॉस्ट लगता था। आज के दिन में टेम्पल ज्वेलरी में ज़्यादा मेकिंग चार्ज नहीं लगता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, पहले टेम्पल ज्वेलरी में काफ़ी अलग अलग तरीके के स्टोन लगाया करता था, स्टोन गोल्ड के रेट में बेचते थे। बट आज के दिन में अगर आपको ज्वेलरी लेना है, क्योंकि गोल्ड इतना महंगा हो गया, आप देखिए आपके जो रिटेलर शोरूम दुकान से जहाँ से आप ले रहे हैं वहाँ पे टेम्पल ज्वेलरी में स्टोन का वो लेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं और फिर भी वो ज्वेलरी पसंद है तो आप क्या करिए, आपको लेस स्टोन ज्वेलरी, कम से कम स्टोन जिसमें लगा हो ऐसे ज्वेलरी आप टेम्पल ज्वेलरी खरीदिए। तो टेम्पल ज्वेलरी ले सकते हैं, मशीन की वजह से सस्ती हो गई है और सबसे कम स्टोन्स हो, क्योंकि नहीं तो वो स्टोन्स को भी गोल्ड के भाव में बेच देते हैं और गोल्ड आजकल बहुत महंगा हो गया है। ग्रेट। तो टेम्पल ज्वेलरी खरीदने का आपने एकदम प्रॉपर प्रोसीजर हमें बता दिया है। अब सर खरीदने की बातें तो हो गई, अब बेचने पे आते हैं कि एक आम रिटेलर है, रिटेल इंडिविजुअल है, उसके पास सोना पड़ा है और उसको उस सोने को बेचना है या एक्सचेंज करना है। आप भी ये काम बहुत हैवी स्केल पे करते हैं, मेल्टिंग, सोने की मेल्टिंग होती है। तो सर इस टाइम पे जाते वक्त उसके साथ, बेचारे के साथ क्या क्या स्कैम हो सकते हैं और उसको उसके सोने की बेस्ट वैल्यू मिले, वो ये कैसे इंश्योर करें? ये बहुत अच्छी पॉइंट बोला आपने। हम लोग नॉर्मली इंडियन लोग जब गोल्ड खरीदते हैं वो इन्वेस्टमेंट के एंगल से, और दूसरा उनको जब भी तकलीफ होता है वो सोना या तो गिरवी रखेंगे या तो बेचेंगे। बेचते वक्त आपको जो जो चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए वो है कि आपका जो सोना आपने जब खरीदा था उसका क्या प्योरिटी था। उस प्योरिटी के हिसाब से आप उस दिन, जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, उसी टाइप से सेम कैलकुलेशन करके आपको देखने कि उस दिन में उस सोने की प्योर क्या वैल्यू है। उसमें से आप अगर मार्केट में बेचने जा रहे तो इंडिया में दो तरीके से आप सोना बेच सकते हैं। एक, जो आपकी जो रिटेलर दुकान है वहाँ पे जाके बेच सकते हैं, और दूसरा बहुत सारे ओल्ड गोल्ड बाइंग वाले अभी दुकान खुल गए। आप देखिए कि आपके नियरेस्ट कौन ओल्ड गोल्ड बाइंग करने वाला दुकान है, तो आप क्या करिए, मिनिमम 3-4 जगह आप जाइए, जाके अपना क्या कौन कितना भाव दे रहा है आप देख लीजिए, और साथ में आप कैलकुलेशन जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद देखिए सबसे बेस्ट रेट कौन दे रहा है, उसको देखते हुए आप उस सोने को बेचिए। तो सर मेरे पास समझिए वही सेम कैलकुलेशन आ जाते हैं। 100 ग्राम्स है फॉर एग्जांपल, 100 बहुत ज़्यादा होता है बट चलो 100 ग्राम्स है। 100 ग्राम्स में मैंने देखा कि कॉमेक्स का रेट क्या चल रहा है, मेरा प्योरिटी मुझे पता है क्योंकि मेरे पास वो नंबर है, और उसके बाद मैंने आज के हिसाब से देख लिया कि फॉर एग्जांपल वो 100 ग्राम मुझे आज 10 लाख रुपए का पड़ेगा। तो सामने जब मैं जाऊंगा वो मुझे 10 लाख ही देगा या वो उसकी कुछ कॉस्ट लगती है जो वो मुझसे रिकवर करेगा, और वो लेजिटिमेट कॉस्ट कितनी है? देखिए, नॉर्मली जब गोल्ड आप अगर पुराना गोल्ड बेचने जाते हैं तो अगर उसमें स्टोन नहीं है, ओके, या कोई मीना नहीं है, तो उसमें आपका उस ज्वेलरी में लोग आप ओल्ड गोल्ड बायर को बेचिए या ज्वेलर्स को बेचिए, वो 1 से लेके 3% के बीच में मार्जिन रखना चाहिए, रखता है। अच्छा, ये रीजनेबल है? ये रीजनेबल है। कोई कोई 5% भी रखता है, तो इसीलिए आपको 4 जगह देखना चाहिए। और बहुत सारे ज्वेलर्स क्या बोलते हैं कि भाई आपको तो मालूम है ये 22 कैरेट का गोल्ड है, बट आप उसकी दुकान में जब जाते हो वो बोलते हैं ये 22 कैरेट तो लिखा है बट है नहीं 22 कैरेट। तो वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, वो आपको चेक करने के लिए 2 ही तरीका है कि या तो आप क्या करिए, आपके नियरेस्ट BIS हॉलमार्किंग में जाके चेक कर लीजिए, या तो उसको क्या करिए कि आप बोलिए कि भाई मेरे सामने आप इसको मेल्ट करो। बहुत सारे रिटेल दुकान के अंदर मेल्टिंग का एक मशीन रखा होता है, आप बोलिए उनके सामने खड़ा रह के बोलिए आप मेल्ट करो मेरे सामने। मेल्ट करने के बाद अगर उसकी दुकान में
टेस्टिंग की मशीन है, गोल्ड टेस्टिंग की मशीन आता है जो 1 मिनट में 30 सेकंड टू 1 मिनट में रिजल्ट दे सकते हैं कितना % गोल्ड है। आप बोले मेरे सामने इसको टेस्ट करो, तो आपने उनके सामने मेल कर दिया, आपके गोल्ड टेस्ट कर लिया, आपको आ गया प्योरिटी कितना है, उसके हिसाब से वो आपको पैसा दे देगा। ये या नहीं दे रहा है, अगर वो आनाता नहीं, वो मेल्टिंग में आनाता नहीं कर रहा है, टेस्ट करने में आनाता नहीं कर रहा है और आपको बोल रहे हैं, तो मतलब वो आपको लूटने के प्रिपरेशन कर रहा है। समझ गया। तो आप उससे बचिए। ग्रेट। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि या तो BIS से टेस्ट करा लीजिए या वहीं मेल्ट करा के उसको बोलिए वहीं टेस्ट करे, प्रोवाइडेड उसके पास वो और मशीन, दोनों चीज हो, मेल्ट मशीन हो या टेस्टिंग मशीन। पर ये रिस्क नहीं है सर कि मैं मेल्टिंग करवा दूं और बाद में बोले वो मेरे पास तो मशीन नहीं है, तो इजंट इट बेटर कि पहले BIS से करवा ली जाए? नहीं, पहले चेक कर लो ना, अगर है तो मशीन है तो। पहले उनके पास चेक कर लो कि आपके पास ये दोनों फैसिलिटी है या नहीं है। अगर आपके पास मेल्टिंग के लिए फैसिलिटी है, टेस्टिंग की फैसिलिटी है, तो ही मैं आपके पास मेल्ट करूंगा, नहीं तो दूसरे दुकान ढूंढो ना। आपको मार्केट में मिल जाएगा बहुत सारे ऐसे दुकान जिनके पास दोनों फैसिलिटी है। और जो ये काफी लोग कहते हैं कि ओल्ड गोल्ड छोड़ जाओ और उतने की ज्वेलरी ले जाओ, तो वो ठीक रहता है? अगर आपके ज्वेलर्स, अगर वो 22 कैरेट का ज्वेलरी के एक्सचेंज में 22 कैरेट का ज्वेलरी आपको दे रहे और वैल्यू में कोई फैब्रिकेशन नहीं कर रहे, आप आराम से कर सकते, कोई गलत चीज़ नहीं है। और ये बाई बैक एक्सचेंज है, मतलब आपने 100 ग्राम ज्वेलरी दिया 22 कैरेट का, आपने 110 ग्राम का 22 कैरेट का ज्वेलरी लिया, तो आपका एक्सेस ज्वेलरी क्या हुआ, 10 ग्राम का आपको गोल्ड का प्राइस देना है, बाकी का आपका 110 ग्राम का मेकिंग चार्ज आपको, या साथ में अगर कोई वेस्टेज जोड़ते थे वो देना है। वो आपको कैलकुलेशन करके चेक कर लेना है। सर सेकंड तरीका है गोल्ड को मोनेटाइज करने का, वो है कि लोग उधार ले लेते हैं गोल्ड के अगेंस्ट। तो गोल्ड का जब उधार लेने जा रहे होते हैं तो उस टाइम पे उनको सही वैल्यू मिल रही है गोल्ड की कि नहीं, वो कैसे वो चेक करेंगे? और उसमें जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कितना हेयर कट लेती हैं, कितना % का कोलैटरल नहीं देती हैं? तो फॉर एग्जांपल वो 10 लाख का गोल्ड रख रहा है तो कितने का लोन उसको मिल सकता है? आप बोल रहे गोल्ड लोन? गोल्ड लोन देखिए, आज इंडिया में एक बड़े लोगों को, पहले लोग हमारे छोटे छोटे दुकान होते थे, प्रॉन ब्रोकर बोलते थे, जहाँ पे जाके दुकान में जाके बोलते थे भाई मैं सोना गिरवी रखते थे। अभी वो गिरवी हो गया, गोल्ड लोन में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको गोल्ड लोन लेना है, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। RBI का गाइडलाइन के हिसाब से आपका जो गोल्ड का प्योरिटी है, उस प्योरिटी के हिसाब से 60 to 70% आपको लोन मिलना चाहिए। आप देख लीजिए कि आपका प्योरिटी, टोटल प्योर गोल्ड कितना है, उसमें आपको 60 to 70% अमाउंट आपको लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो, और आपकी ज़रूरत कितना है। तो सपोज करो आपको ज़रूरत है 5 लाख की, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि 100 ग्राम सोना रखने की, आप उतने का ही गोल्ड वहाँ पे रखो, गिरवी रखो। दूसरा है कि वो इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं आप देख लो, और पेपर वर्क अच्छे से कर लो। बट यहाँ पे एक लूट है कि वो प्रोसेसिंग फीस के नाम पे या कैलकुलेशन में फैब्रिकेशन करके भी ग्राहक को लूटते हैं। मैंने एक अच्छे बहुत नामी कंपनी को पकड़ा था कि उसने बोला तो 1% लोन इंटरेस्ट, 1 या 1.5% कुछ बोले थे, बट मैं जब कैलकुलेशन किया देखा मैंने वो 24% के इंटरेस्ट चढ़ा दिए। मतलब वो लोग कैलकुलेशन में, हम पब्लिक को इतना पता नहीं होता, समझ में नहीं आता, बेवकूफ़ बना देते। वही जैसे आपने इंश्योरेंस करते वक्त नीचे लिखा होता, आप क्या साइन कर रहे हो आपको खुद को मालूम नहीं है। राइट। फिर बाद में आपको मालूम पड़ता है जब आपको क्लेम करने की बारी आती है कि भाई इन चीज़ में तो आपको मिलने नहीं वाला था। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपको प्रोसेस फीस या आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप सही से देख लो कि वो जो बोल रहे और वो जो पेपर वर्क हो रहा है वो सही है कि नहीं है। यहाँ पे बहुत गड़बड़ी चल रहा है, इंडिया में लूट मचा हुआ है। बड़े बड़े कंपनी, छोटे कंपनी तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े कंपनी लूट मचा रहे हैं। और इसके बाद क्या करिए, अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंशियल हालत ऐसा नहीं है कि आप उस गोल्ड को जल्दी नहीं छुड़ा सकते, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप खाली में आप इंटरेस्ट मत भरिए, और साथ में आपका जो 60 to 70% मिलेगा, बाकी 30% आपका ऐसे ही चला जाएगा। उससे अच्छा आज ही आप सोने को
बेच दीजिए। बेच दीजिए। गोल्ड लोन लेने की जगह अगर आपको लगता है कि आप श्योर हो कि मैं शॉर्ट टर्म में ये पैसा वापस कर दूंगा, वापस करके सोना छुड़ा सकता हूं, तो ही आप गोल्ड लोन लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। मैंने देखा 30% इंडिया में 30-40% गोल्ड लोन जो है वो छुड़ा नहीं पाते, उनको काफ़ी नुकसान होता है। अगर वो पहले दिन अगर समझ लेता कि मैं छुड़ा नहीं पाऊंगा और वो सोने को बेच देते, उनको कम से कम उसकी जो गोल्ड की पैसा है उसको 30 से 40% उसको बेनिफिट होता। सर जैसे लोन लिया उस टाइम पे फॉर एग्जांपल गोल्ड का रेट था 60,000 और 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, गोल्ड का रेट 1 लाख पहुंच गया, तो इन दैट केस क्या ये यूजर जिसने लोन लिया था वो ज्यादा लोन ले सकता है उधर से, या अब उसको फर्दर लोन नहीं मिलेगा? नहीं, आज के दिन में तो ऐसा सिस्टम है नहीं। Okay. आपको अगर करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पहले का पे करके छुड़वाना पड़ेगा, छुड़वा के फिर वापस उसको कहीं ना कहीं गिरवी रखना पड़ेगा। मैं देख रहा था कि एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो लोन देती है गोल्ड की, उनके पास इस टाइम पे 42 टन गोल्ड गिरवी है। तो 42 टन के अगेंस्ट उन्होंने आज के दिन लोन दिया हुआ। तो ये एक एजेंसी है, ऐसी कितनी एनबीएफसीज हैं और एजेंसीज हैं जिन्होंने गोल्ड लोन दिया हुआ है। तो आज के दिन इंडिया में काफ़ी लोगों ने गोल्ड लोन लेके रखा हुआ है और वो भर नहीं पा रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में नहीं भर पा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इससे अच्छा गोल्ड बेच दीजिए, उसको मेल्ट करवा के अपना पैसा ले लीजिए। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा दे सकते हैं तभी गोल्ड लोन को अवेल कीजिए। मैं आपके दर्शक को बोलूँगा कि अगर आपको 3 से 6 महीने के अंदर आपको उस पैसे को चुकाने की आपकी प्रिपरेशन नहीं है या आने जैसा नहीं है, आपको लगता है, तो आप उस गोल्ड को मत गिरवी रखिए। सर देखिए काफ़ी घरों में गोल्ड जो है वो लॉकर में पड़ा हुआ है। बीच में एक गवर्नमेंट की स्कीम आई थी SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो जिन जिन ने ले लिया उनके तो बहुत मज़े लग गए, बिकॉज गोल्ड का रेट भी भाग गया और 2.5% का सालाना ब्याज भी मिल रहा था। फिर अभी एक आई थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसमें आप अपना गोल्ड जो है वो गवर्नमेंट को दे सकते हैं। वो आपको साल का शायद 1.25 या 2.5%, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने साल के लिए दे रहे हैं, वो आपको ब्याज दे देंगे और बाद में आपका सोना भी वापस कर देंगे। यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि गोल्ड को मोबिलाइज किया जाए, क्योंकि घर में पड़ा हुआ गोल्ड जो है वो मोबिलाइज नहीं होता, इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करता है। अब सर अगर किसी व्यक्ति के पास स्पेयर गोल्ड पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 100 ग्राम पड़ा हुआ है, उसने मेहनत करके जमा किया, उसको यूज नहीं है, तो क्या कोई तरीका है वो उससे कुछ पैसा कमा सके? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया संजय जी। इससे पहले हमने 1-to-1 जब काफ़ी बार बात की है, हमने इस टॉपिक में बात किए थे। देखिए, इंडिया की जो गृहिणी है उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है गोल्ड के ऊपर, बट कुछ बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, उनका कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता है, वो गोल्ड को एज अ इन्वेस्ट के एंगल से देखते हैं। तो या कुछ लोग अपने पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट करके भी रखते हैं। ठीक है, वो मैं बात में नहीं जाऊंगा कि वो काला पैसा है व्हाइट पैसा है। मतलब वो लोग कहते हैं कि सोना एक तरीका है जिससे मोटा पैसा छोटा हो जाता है। हाँ, तो इसमें मैं नहीं जाऊंगा, बट मैं ये बोलूँगा कि देखिए, अगर यू आर द स्मार्ट इन्वेस्टर तो आपको 3 चीज़ छोड़ के चौथा चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक गोल्ड, एक प्रॉपर्टी और एक आके लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट, मतलब किसी का स्टेक लेके किसी कंपनी का स्टेक ले लो, इससे बेहतर रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो गोल्ड में 2 तरीके से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। क्या मिल सकता है कि एक आपका जो दाम बढ़ता है तो उसका एक प्रॉफिट आपको मिलेगा, बट दूसरा जो तरीका है ना वो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है या कम लोग करते हैं। क्या है कि आपके पास अगर ऐसा ज्वेलरी आपके पास पड़ा है जो ज्वेलरी आप यूज़ नहीं करना चाहते या यूजेबल नहीं है, तो आप क्या करिए, उसको मेल्ट करिए। ओके, मेल्ट करके उसको क्या करिए, आप उसको प्योर गोल्ड में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, बुलियन में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करके आप गोल्ड मॉनिटरी स्कीम बैंक में जाके जमा करके आपको एक सडन 2 से 3% के बीच में आज के दिन में इंटरेस्ट है, आपको बैंक में जमा करके इंटरेस्ट ले सकते हैं आप। ये एक बहुत एकदम बहुत सिक्योर तरीका है। बट इससे बड़ा तरीका क्या है कि
आपके जो ट्रस्टेबल अगर कोई ज्वेलर्स है उसको जाके यही गोल्ड अगर आप दे देंगे और दे के बोलेंगे कि मैं आपको रखता हूँ ये गोल्ड, आप मेरे को इंटरेस्ट, जैसे आप पैसा इंटरेस्ट में देते गोल्ड को भी इंटरेस्ट में चढ़ा दीजिए, ये गोल्ड एफडी हो गई, गोल्ड इंटरेस्ट में चढ़ा दीजिए। और मेरे ख्याल मार्केट में आज के दिन में 50 पैसा से लेके 1 रुपया तक का इंटरेस्ट मार्केट में आपको मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपका ज्वेलर्स का से आप कितना बार्गेनिंग कर सकते हो। 6 to 12% पर एनम। यस, 6 to 12% पर एनम आपको मिल सकते हैं। बट ध्यान रखिए दो चीज़ों का, एक उस ज्वेलर्स के पास या वो उस ज्वेलरी बिजनेसमैन के पास मतलब वो स्ट्रांग आदमी हो, मतलब पैसे वाला हो, ऐसा नहीं हो कि वो आपका लेके भाग जाए। दूसरा, पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिएगा, करके उसको सोने में दे दीजिए उनको, और सोने में इंटरेस्ट लीजिए, उनको पैसे में इंटरेस्ट मत लीजिए। अच्छा, इंटरेस्ट भी आप सोने में लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 ग्राम दिया और मैंने 1% पे नेगोशिएट किया, यानी हर महीने मेरे को 1 ग्राम सोने का कॉइन आ जाएगा। और हर क्वार्टर ले लीजिए, 3 ग्राम आ गया फॉर एग्जाम्पल। 3 क्वार्टर, साल में कितना हो गया? 12 ग्राम। 12 ग्राम हो गया। 12 ग्राम वापिस क्या करिए, दूसरे साल उस 12 ग्राम को भी इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग कर दो, कंपाउंड में कर दीजिए। आप देखेंगे ये तरीका मैंने मेरे कुछ कलीग को बताया था या मेरे जानने वाले लोगों को बताया। आज आप बिलीव नहीं करेंगे संजय जी, वो लोग कभी सोचे नहीं थे कि जिंदगी में इतना पैसा कमा पाएंगे। इतना उन्होंने ये पैसा कमा लिया, मतलब करोड़ों का मालिक हो गए। वो सोच भी नहीं सकते थे इतना पैसा उनको हो गया, क्योंकि वो कंपाउंड करते रहे और गोल्ड का रेट भी बढ़ता रहा। गोल्ड इंटरेस्ट में चढ़ाना है, गोल्ड में फॉर्मेट में इंटरेस्ट लेना है, और वापिस जो गोल्ड आपका इंटरेस्ट का गोल्ड है उसको भी बाद में आगे वापस चढ़ा देना, वापिस उसको इंटरेस्ट में चढ़ा दीजिए। मतलब इससे बेहतर आपको इनकम, 4-वे इनकम है ये तो। इससे बेहतर इनकम बहुत कम तरीका है मिल जाएगी, आपको मिलेगा। और बाकी जो तरीका है उस तरीका तो आप अपने ही तरीके से देखिए, गोल्ड में तो यही है। तो बहुत बढ़िया सर, ये अपने आप बताया कि एक तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो लेजिटिमेट है, बट ये भी एक स्कीम है जिसको आप यूज कर सकते हैं। एक तरीके से आप अपने सोने के व्यापारी को, चाहे वो ज्वेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, आप उसको वर्किंग कैपिटल लोन दे रहे हैं ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके, क्योंकि उसके लिए रॉ मटेरियल गोल्ड है। जितना ज्यादा गोल्ड होगा उसके पास, उतना ज्यादा वो ट्रांजैक्शन कर पाएगा। और यहाँ पे संजय जी मैं ये भी जोड़ूंगा आपको, संजय जी, क्योंकि आप गोल्ड आपकी ज्वेलर को दे रहे हैं, वो भी आपका गोल्ड को लिक्विड नहीं करेंगे, गोल्ड फॉर्मेट में रखेंगे, तो उनके लिए भी कोई नुकसान नहीं है, उनके लिए भी कोई नुकसान नहीं है। और मैं खासकर आपके उस दर्शक को बोलूंगा जिनके पास प्योर गोल्ड के फॉर्मेट में, बुलियन फॉर्मेट में गोल्ड पड़ा है, तो आप अपना पैसे को डेली आग लगा रहे। जैसे आप अपना पैसे को कैश में रख के, आप अपने पैसे को अगर माचिस से आग लगा देते हो ना, ऐसे आपका इनकम को आप पैसे आग लगा रहे हो। आप अपना बुलियन को तिजोरी में या लॉकर में या घर में मत रखिए, आप अपने ज्वेलर्स के पास जाइए। आज ही मेरा जैसे ये वीडियो देखेंगे, आज ही जाइए आपके ज्वेलर्स के पास या आपके अपने जानने वाला ज्वेलरी व्यापारी के पास, और उनको जाके बोलिए भैया मेरे पास एक इतना सोना पड़ा है, आप रख लेंगे क्या, मेरे को इंटरेस्ट देंगे? गोल्ड में इंटरेस्ट में दे दीजिए, चढ़ा दीजिए। इसमें क्या होगा कि इंडिया का जो गोल्ड है वो वापस वो सर्कुलेशन में आ जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका इनकम का भी इनकम हो गया। तो ये एक तरीका है। बट अगेन पार्टी जो है वो जिस तरीके से वो 11 महीने +1 पे आपने कहा कि जो सामने वाला ज्वेलर है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा नहीं है फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर हो। यहाँ पे भी आपको एक ऐसी पार्टी चाहिए जो बहुत स्ट्रांग हो। पता चला आपने इतनी मेहनत से गोल्ड जमा किया है और वो लेके चला गया किसी दिन। ग्रेट सर, आई थिंक आज के इस पूरे डिस्कशन से मेरे हिसाब से सारे व्यूअर्स की आंखें एकदम खुली रह ही गई होंगी। ऐसे नहीं खुली नहीं होंगी, पूरे टाइम खुली रह गई होंगी। एंड काफ़ी अच्छी लर्निंग्स लोगों को मिली है। आपने अपने एक्सपीरियंस, 35 साल का आपका एक्सपीरियंस रहा, आपने सब शेयर किया है और निडर शेयर किया है, बिकॉज जिनके बारे में शेयर किया वो सारे आपके कस्टमर्स हैं। तो आई एम श्योर आपको फ़ोन तो आएंगे बहुत सारे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। तो आम जनता के लिए आपने बहुत ज़बरदस्त वैल्यू ऐड की है सर, उन लोगों के डिसीजन ईजी किए, जिसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं पूछना चाहता हूँ आखिर में कुछ स्पेशल मैसेज आप सबको बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं? देखिए, मैं मेरे ज्वेलरी बंधु को ये मैसेज देना चाहूँगा, अगर किसी को मेरा कोई भी बातों से अगर उनको ठीक नहीं लगा मेरे बात को, तो मैं उनको बोलूँगा कि देखिए मैंने जो बोला ना, मैं एक कंज्यूमर के एंगल से मैंने ये सारी बात रखी है। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर कंज्यूमर ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर
ज़्यादा ट्रस्टेबल होगा, उनको ज़्यादा ये होगा, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ज्वेलरी खरीदेंगे और इसमें हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री का ग्रो होगा। हम कहीं ना कहीं हमको ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा ज्वेलरी इंडस्ट्री में, और ट्रांसपेरेंसी आप धोखे से नहीं ला सकते, चीट करके नहीं ला सकते। आपको अगर कमाना ही है तो बोल के कमाइए। आपको अगर खुद के फायदे के लिए आप क्या करिए, आप इंडस्ट्री का नुकसान मत करिए। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हमारे इंडस्ट्री में हैं जो खुद के फायदे के लिए ज्वेलरी इंडस्ट्री का नुकसान करता है। शायद उन लोगों को मेरा बात बुरा लग सकता है, मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगूंगा कि आप मेरा बात को बुरा मत मानिएगा। और आप देखिए, पहले जो ट्रांसपेरेंसी लाए ज्वेलरी इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं वो सारे लोग आज ब्रांड बन चुके हैं, इंडस्ट्री बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, और आपने ट्रांसपेरेंसी से डरे, शायद इसीलिए आप छोटे रह गए। वो सारे इंडस्ट्री लीडर्स बन चुके हैं जिन्होंने भी ट्रांसपेरेंसी को अडॉप्ट किया है। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन आपने इतना समय दिया हमें और हमारे ऑडियंस के लिए इतनी वैल्यू ऐड के लिए, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं वीडियो पे, तो यानी आपने वीडियो को पूरी तरीके से देखा है और गोल्ड के बाइंग डिसीजन को, सेलिंग डिसीजन को ठीक तरीके से समझ लिया है। अब कुछ चीजें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी टॉप लर्निंग्स क्या है वो जरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो को एटलीस्ट 5 लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी नॉलेज गोल्ड बाइंग को लेके बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना, इससे मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे गेस्ट्स को यहां पे लाके आपको नॉलेज शेयरिंग दे सकता हूं। आप किनको मेरे साथ पॉडकास्ट पे देखना चाहते हैं, एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो फॉर्म भर के बताइए, हम उनको रीच आउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे जरूर आए। और हां, मैं किन चीजों पे और इंप्रूव कर सकता हूं, बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और जो कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे उनको एक हार्ट भी दूंगा। फिर जल्दी मिलूंगा ऐसे ही एक अमेजिंग एपिसोड में, जहां पे हम कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट की या फाइनेंस की या बिजनेस की बात करेंगे और आपके लिए एक मिथ को डिबंक करेंगे। थैंक यू सो मच।